हम लोग क्या देखे थे, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा कैसा है, ठोस है, कैसा है, सॉलिड है। और किसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोर, क्या बोलते हैं, 3 लेयर थे, क्रस्ट, मेंटल और कोर थे। चलिए उसी क्रम आज पढ़ते हुए बढ़ेंगे, धीरे धीरे उसको समझाएंगे। पहले आज चालू करते हैं। भूगर्भिक संरचना से तात्पर्य किसी क्षेत्र के भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचनाओं से है, जिसके निर्माण में विभिन्न प्रकार की सेल समूहों का योगदान होता है। ठीक है, तो किस किस प्रकार की सेल समूह से मिलकर के पूरी भूमि का हमारा गर्भ बना हुआ है, उसी बोलते हैं हमारे भूगर्भ का संरचना। क्योंकि अलग अलग सेल समूह होंगे तो अलग अलग प्रकार के आपके सेल समूह से अलग अलग प्रकार के भूगर्भ बनेंगे। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भागों में 50% में कौन सा सेल समूह है, तो आर्कियन सेल समूह। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सा सेल समूह पाया जाता है, कौन सा सेल समूह, कौन सा सेल समूह, कितने परसेंट भाग पर, अब 50% भाग लिख दिया है, आर्कियन सेल समूह भी लिख दिया है। और इसका प्रमुख बात समझना होगा कि सर आर्कियन सेल समूह होता क्या है। तो जब पृथ्वी गर्म आग का गोला था, जब गर्म आग का गोला जब पहली बार वो ठंडा होना चालू हुआ ना, तो जब ठंडा होने का जो पहला उसका स्थल बना, वो पूरा पृथ्वी का स्थल ही था आर्कियन सेल समूह। क्या था वो, आर्कियन सेल समूह। तो सबसे पहला, सबसे प्राचीन, सबसे प्राथमिक आपको कौन सा सेल समूह हो जाएगा, आर्कियन। जब पूरी पृथ्वी ही क्या बन गया, आर्कियन सेल समूह, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा कहीं भी, आर्कियन सेल समूह। अब क्योंकि सबसे प्राचीन बना ये, तो धीरे धीरे टूटेगा, तो इसके टूटने से फिर इसके बाद के सेल समूह का निर्माण होने लग गया। क्लियर हो गई बातें। तो इसके टूटने के बाद अलग सेल समूह बने, फिर उससे टूट के और अलग, उससे टूट के और अलग, उससे टूट के और अलग। जब ये इससे टूटा, इसमें कुछ और आकर मिल गया तो अलग सेल समूह बन गया। ये इससे टूटा, इसमें कुछ और आके अलग मिल गया, अलग बन गया। इससे टूटा, इसमें अलग दबाव पड़ गया, अलग प्रेशर पड़ गया, अलग टेम्परेचर पड़ गया, रूप रंग बदल गया, है ना। जैसे अगर मैं अपने आपको दबाव डालूं तो रूप बदल जा रहा है, वैसे ही इनमें भी रूप बदल जाता है, रूप में अंतर आता है। इसलिए भैया अलग अलग सेल समूह लोग देखते हैं। इन सेल समूह के पीछे हम लोग मुख्य रूप से 3 देखेंगे। पहले आते हैं, चलिए 3 को लेते हैं। चलो कम हियर। तो जो रूप रंग बदलता है एक सेल से दूसरे सेल समूह में, रूप परिवर्तन होता है ना, आर्किन बन गया। अब आर्किन से आने वाली पीढ़ी के सब अलग अलग सेल समूह बनेंगे, तो 3 रूप में बदलते हैं उनके रूप। आइए देखिए, बताते हैं कैसे बदलता है ना। आप लोग जो क्लासेस शाम को हो रही है, शाम क्लास में यूट्यूब में भी डल रही है, घर जगह रिवीजन भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आ जाते हैं। चलिए, तो मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। सेल कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहले को कहते हैं भैया क्या हम लोग, तो आग्नेय या इग्नियस सेल समूह। क्या बोलते हैं पहले को, आग्नेय या इग्नियस। दूसरे को हम बोलते हैं अवसादी या सेडिमेंट्री। क्या बोलते हैं, अवसादी या सेडिमेंट्री। और तीसरे को हम बोलते हैं कयांत्रित या मेटामॉर्फिक। क्या बोलते हैं, कयांत्रित या मेटामॉर्फिक। तो आपके मुख्य सेल समूह कितने प्रकार के होते हैं, 3। कितने प्रकार के, 3। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ठीक है, कयांत्रित सेल समूह कहते हैं। अब आग्नेय जो सेल समूह है ना, ये सबसे पहले निर्मित इसे का हुआ। आग्नेय में देखिए नाम में आग दिखा है ना, आग, तो पृथ्वी गर्म आग का गोला था, जब बता दी था आपको मैं। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। अवसादी शब्द का मतलब होता है क्या, किसी का भी बचा टूचा टुकड़ा रूप, है ना, अवसाद। जिसमें मुझे काट पट के टुकड़ा टुकड़ा बिखर दो तो क्या मेरे अवसाद कहलाएंगे। क्लियर हो गई बातें। तो ये अवसाद, सेडिमेंट से अवसाद। और लास्ट में इसका नाम दिया है क्या, कायांत्रित, मतलब काया में जिसके अंतर आ जाए, है ना। मेटामॉर्फिक या कायम जिसके अंतर जाए, रूपांतरित या कायांत्रित बोलते हैं, रूप में जिसके अंतर आए, कायम जिसके अंतर आए। तो काया में रूप में अंतर लाना, तो बताओ अगर मैं ऐसा दिख रहा हूं आपके सामने, है ना, तो अगर मेरे को तोड़ फोड़ दिए, किस तरीके से टूटूंगा मैं, इस पे आते हैं शादी पे। आग नहीं हो गया मेन, सबसे पहले आग वाला था, ठीक है। आग जब निकला, आग का जो लावा जमीन के अंदर पड़े, मैग्मा है, मैग्मा है, तो जो लावा जो निकला, लावा अब ठंडा हो गया। क्लियर हो गई बातें। तो लावा के ठंडा होने से सबसे पहले क्या बन गया, आग्नेय। सबसे पहले क्या बना, आग्नेय या इग्नियस नाम हो गया। अब वो ठंडों के अलावा ठंडों का फिर एकदम हार्ड बन गया, सेल समूह बन गया। अब धीरे से उसके ऊपर भैया वर्षा, आंधी, तूफान, पानी, सब प्राकृतिक घटनाएं हुई, तो धीरे धीरे टूटने फूटने लगे। क्लियर होगी बातें। तो उससे जो टूटी फूटी वो क्या बन गई, अवसादी। क्या बन गई, अवसादी बन गई, ठीक है। और अब ये जो आग्नेय है ये, चाहे अवसादी है ये, अब दोनों का रूप मान लीजिए बदलते हैं। कहीं पे आग्नेय पड़ा था, आग्नेय का, या अवसादी अवसादी, इस दोनों को भाई धीरे धीरे इसके ऊपर मिट्टी का लेयर आते गया, आते गया, आते गया, और ये और गहराई में चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। तो इसके ऊपर इतने सारे मिट्टी का इसके ऊपर प्रेशर पड़ा, ठीक है, नीचे से भूगर्भ का ताप पड़ा। तो अगर मान लो मेरे को, अगर आप जला दोगे तो मेरा रूप रंग बदल जाएगा ना,
रूप में अंतर आ जाएगा ना, जलाने से मेरे को दबा दो तब भी रूप रंग बदल जाएगा। अर्थात हाई टेम्परेचर और प्रेशर, क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर से किसी की भी काया में अंतर आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपको बहुत अधिक ताप दे दूं, आपको बहुत अधिक दबा दूं, तो आपका रूप बदल जाएगा कि नहीं, आपकी काया बदल जाएगी। इसलिए बोलते हैं हाई टेम्परेचर और आपका वो देने से कायांतरित सेल समूह बन गया। तो अगर आप इसको दे देंगे आग्नेय को बहुत ज्यादा अधिक तापमान और प्रेशर, तो ये भी बन जाएगा। इसको दे देंगे तो ये भी बन जाएगा। इससे टूटा तो ये बना, इससे भी कुछ टूटेगा तो भी यही कहलाएगा अवसाद कहलाएगा। अवसाद तो अवसाद है, चाहे इस सेल समूह का हो चाहे इस सेल समूह का हो। क्लियर हो गई बातें? अब अगर ये तो सर गर्म लावा से बना था, तो इसको गला दीजिए वापस से बन जाएगा, इसको गला दीजिए वापस से बन जाएगा। अर्थात इसका मतलब 3 प्रमुख सेल समूह है। कौन कौन से बोलो? पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? इंग्लिश में बोलिए। पहला इग्नियस, दूसरे का, तीसरे का। तो ये तीनों ही एक दूसरे के रूप में परिवर्तन हो सकते हैं, बात ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब समझाते हैं कैसे रूप बदलते हैं। तो रूप बदलने का समझाई दी आप लोगों को कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसमें आपसे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक, आप लोग पूरे सेल समूह का चक्रण देख लीजिए एक बार। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इग्नियस रॉक। क्या लिखा हुआ है ये, इग्नियस रॉक। तो भाई जो आग लावा था ये मैग्मा लावा है। मैग्मा क्या, मैग्मा या लावा है। ठीक, क्लियर हो गई बातें? मैग्मा या लावा है। तो मैग्मा जब भैया ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, क्या हो गई, ठंडी हो गई, तो क्या बन गई वो, इग्नियस रॉक। क्या बन गई, इग्नियस रॉक। क्लियर हो गई बातें, है ना? मैग्मा ठंडी हुई तो क्या बन गई वो, इग्नियस रॉक। तो मैग्मा के ठंडा होकर इग्नियस रॉक बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। कि क्रिस्टलाइजेशन हो गया, उसके स्ट्रक्चर बदल गया। जैसे कोई कुम्हार जब उसको तलवार बनाना होता है, लोहा गलाता है, फिर उसको ठंडा कर उसको पीटता है, क्यों, ताकि उसके अंदर के स्ट्रक्चर बदल जाए, उसके जो जितने मॉलिक्यूल्स हैं एकदम सिस्टमेटिक वे में एडजस्ट हो जाए। क्लियर हो गई बातें? तो वैसे ही जब ये ठंडा होता है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया, मतलब इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का सेटल्ड होने को कहते हैं। ठीक, इसके आंतरिक संरचना के बदलने को कहते हैं। तो यहाँ देखिए, आपका भी मैग्मा रूप में है या सॉलिड रूप में आ गया, तो इसका अंदर का संरचना बदल गया कि नहीं बदल गया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हो गई बातें? तो हाँ सर, इग्नियस रॉक से क्रिस्टलाइजेशन से क्या बन गया, इग्नियस रॉक बन गया। क्लियर हो गई बातें, मैग्मा से। ठीक, अब इसको देखिए ध्यान से पढ़िएगा। जब आप इसको इग्नियस रॉक को टेम्परेचर और प्रेशर देंगे, क्या बोलेंगे, हाई टेम्परेचर दे दीजिए, हाई प्रेशर दे दीजिए, तो क्या बन जाएगा बाबू, मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक मतलब क्या होता है, कायांतरित रॉक। क्या होता है, कायांतरित सेल समूह। फिर देखिए सर, हम हाई टेम्परेचर प्रेशर दिया तो कायांतरित बदल गया। तो किसी भी रॉक को अगर आपको रूप रंग बदलना है तो क्या दोगे उसको आप लोग, टेम्परेचर और प्रेशर। तो पूछता है कि किसी का भी कायांतरित चट्टान बताना है तो क्या करोगे आप लोग, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोगे। क्लियर हो गई बात है? वैसे देखिए इसमें जब आपका इरोजन हुआ, ये आग्नेय से क्या बना दिया हम, अवसादी बना दिए, रूपांतरित बना दिए। अब आग्नेय से देखिए इसका जब टूट फूट हुआ तो टूट फूट से क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक। क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक। तो बना कैसे, तो इरोजन और डिपोजिशन से। कैसे बना, इरोजन और डिपोजिशन। इपोजिशन, इरोजन मतलब उसका टूटना फूटना, है ना, क्षरण, उसका क्षरण होना, उसका घटन होना, क्षरण होना। क्षरण से सही है। क्लियर हो गई बातें? तो जब इसमें टूट फूट हुई, क्षरण हुई, तो इसके टुकड़े निकल जाएंगे ना कहीं, उन टुकड़ों को भाई नदी बहा करके ले गई। क्लियर हो गई बातें? फिर नदी बहा करके ले आई, फिर नदी बहा के लिए, नदी बहा बहा कर एक के ऊपर एक लेयर बिछाती गई, लेयर बिछाती गई, लेयर बिछाती गई, लेयर बिछाती गई, और लेयर के बाद दबते 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 उनका रूप रंग बदल गया। इसलिए क्या हो गया, इसके अवसाद है, इसलिए क्या हो गया, ये अवसादी। क्या है ये, अवसादी। तो इससे भी बना अवसादी। ठीक है, अब इसको देखो, इससे भी मुझे अवसादी बनाना हो, क्या करना होगा, उसमें मुझे क्षरण कराना होगा और डिपोजिशन। तो उसमें मुझे क्या कराना होगा, इरोजन एंड डिपोजिशन। क्या कराना होगा, इरोजन और डिपोजिशन। तो देखो, आग्नेय से मैंने बना दिया अवसादी, इरोजन डिपोजिशन से। रूपांतरित से मैंने बना दिया अवसादी, इरोजन डिपोजिशन से। तो अवसादी बनाने के लिए क्या टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए, इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन मतलब उसका टूटना फूटना, डिपॉजिट होना मैंने आकर के जमा होना। क्लियर बात है ना? हाँ, डिपॉजिट बोलते हैं ना, कैश डिपॉजिट हो गया आपके अकाउंट में, जमा हो गया है। तो टूट फूट रहा था वहां की जगह जमा होते होते एक अलग सेल बन गया। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपको क्या बनाना होगा अवसादी, अब क्या करेंगे, इरोजन और डिपोजिशन। क्या करेंगे, ये पूछता है, क्या करेंगे आप लोग, तो पूछेगा अवसादी सेल समूह का निर्माण किन प्रक्रियाओं से होता है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ, क्षरण और जमाव से। क्लियर हो गई बातें? ठीक है, तो अवसादी हम लोग बना लिए। अब बताइए, अगर मुझे आग्नेय बनाना है
तो फिर ये जो है ये इसको वापस से मैं मेल्ट कर दूंगा, मेल्टिंग इसको क्या करूंगा, वापस इस रूपांतरित को गला दूंगा, तो फिर गला करके लावा बन जाएगा, लावा से ठंडा फिर ये बन जाएगा। तो हाँ सर, जब भी आपको बनाना है आग्नेय, आप क्या कीजिए, मेल्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मेल्ट कर दीजिए, गला दीजिए। क्लियर हो गई बातें? तो देखो रूपांतरित से मैंने बना दिया आपका फिर से आग्नेय। वैसे ही फिर से जब मुझे अवसादी से बनाना है रूपांतरित, मैंने आपका आग्नेय क्या करेंगे, फिर इसको मेल्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, फिर मेल्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, फिर मेल्ट। तो जब भी मुझे चाहे रूपांतरित से बनाना हो आग्नेय, चाहे अवसादी से बनाना हो आपका आग्नेय, तो मैं क्या करूंगा, मेल्टिंग, क्या करते हैं, मेल्टिंग। और मेल्टिंग क्या चाहिए आपको, बहुत ज्यादा हीट, क्या चाहिए, हाँ तो याद रखेंगे आग्नेय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मेल्टिंग, क्या चाहिए, मेल्टिंग करवाना पड़ेगा, है ना, मैंने उसको गलन करवाना पड़ेगा, उसको गलाना पड़ेगा। ठीक, तो अवसादी बना दिए किस प्रक्रिया से, इरोजन और डिपोजिशन से। आपका हम आग्नेय बना दिए किस प्रक्रिया से, मेल्टिंग प्रोसेस से। और अब रूपांतरित बना देंगे, तो आग्नेय से रूपांतरित बनाना है क्या करोगे, टेम्परेचर प्रेशर दे दो। इससे बनाना है रूपांतरित, तो टेम्परेचर प्रेशर दे दो। तो भाई रूपांतरित किससे बनेगा, टेम्परेचर और प्रेशर देने से। क्लियर हो गई बातें? ये होता है, इस तरह के सभी सेल का निर्माण होता है। चलो इतना आप समझ गए। अब हम लोग पढ़े कि सबसे प्राचीन सेल समूह कौन है, बोले तो आर्कियन। क्या बोले हम लोग, आर्कियन है, तो लिख देते हैं आर्कियन, आर्कियन। चलो, तो जब भैया शुरू शुरू पृथ्वी गर्म आग का गोला था, तो इसी ऐसी लावा वाले से ठंडा होकर क्या बनोगा, आर्कियन बना होगा ठंडा होने से। क्लियर की बात है ना? मगर धीरे धीरे समय के साथ इसमें टूट फूट हुआ होगा, क्षरण हुआ होगा, रूप रंग इसका बदला होगा, तो इसी से क्या क्या निकले, अलग अलग अवसाद बनते गए। क्लियर की बात है ना? अब इससे जो अवसाद बना, उससे फिर उसका टूट फूट हुआ, उसको कोई अवसाद बना, उसका कोई टूट फूट हुआ, उसको कोई अवसाद बना। इस तरीके से करते करते अलग अलग सेल समूहों का निर्माण हो गया। क्लियर हो गई बातें? तो सबसे प्राचीन सेल समूह कौन है, सबसे प्राचीन कौन है, सबसे पहले कौन बना है, सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन है, छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में है, 50% क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में, 50% क्षेत्र में है। अब एक ट्रिक मेरे साथ दोहराना ताकि पता रहे कि इसके बाद कौन सा अवसादी बना, उसके बाद कौन सा अवसादी बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो ट्रिक है, क्या बोलोगे, अंधा कवि गोड़। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, अंधा कवि गोंड, गोंड या गोंदा कुछ भी कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है ट्रिक, क्या है, अंधा कवि गोड़। क्या हो गया, अंधा कवि गोड़। तो कोई अंधा कवि होगा तो उसका गोड़ में चोट लगेगा ना, इसलिए अंधा कवि गोड़। क्या रखोगे, अंधा कवि गोड़। या अ से हो गया बाबू आर्कियन। क्या हो गया, से आर्कियन सेल समूह। क्या हो गया, आर्कियन सेल समूह। तो सबसे पहला सेल समूह कौन है, आर्कियन है। आर्कियन को अवसाद के रूप में इससे जो सबसे पहला अवसाद बनेगा, तो क्वेश्चन चेंज कर दिया, सबसे पहला अवसादी सेल समूह कौन है, तो उसके बाद वाला होगा कि नहीं होगा, है ना। इसलिए भाई अगला सेल समूह, दूसरे नंबर का सेल समूह, ये सबसे पहला अवसादी सेल समूह है, धा से धारवाड़। क्या है, धा से धारवाड़। क्लियर होगी इतनी बातें? हाँ सर। फिर उसके बाद इसके बाद अवसाद कौन हो जाएगा, क से कडप्पा। क से कडप्पा, कौन, क से कडप्पा। वी से विंध्यन, कौन है, विंध्यन। गो से गुंडवाना, गो से गुंडवाना। और भाई द या ड से दक्कन या डक्कन। क्या, दक्कन या डक्कन। क्लियर हो गई बातें? तो बताइए कितने सेल समूह है टोटल भैया, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर हो गई बातें? सीक्वेंस क्या है इसका बताइए, अंधा कवि गोंड, सबसे पहला क्या होगा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद भी वो शादी बनते रहेगा, क्या दिक्कत है। चलो तो समझ में आ गई पूरी बातें, है ना। अब मुद्दे की बात है, सर ये मैग्मा कहाँ से, ये प्रश्न तो आना चाहिए। इनसे तो ये बन गए और इनके सब समझ लो, मगर ये मैग्मा कहाँ से आया। तो मैग्मा बताया ना, पृथ्वी पहले गर्म आग का गोला था, तारों से टूट के बना था। अब समझ में आया ना बात ना, पृथ्वी में गर्म आग का गोला आया कहाँ से, क्योंकि तारे का ही वो टुकड़ा है, चाहे सूर्य का टुकड़ा हो चाहे किसी और का टुकड़ा हो, तो तारे का ही टुकड़ा है सभी ग्रह। क्लियर हो गई इतनी बातें, ये सिद्धांत है। आइए तो एक बार आपको हम पृथ्वी जी का भी दर्शन करवाते हैं। चलिए देख लीजिए, ऐसा होता है। ये आग्नेय चट्टान, हल्का हल्का रंग देख लीजिए, लगभग आपका काला काला टाइप का, या अवसादी भैया, और हो गया आपका रूपांतरित वाला। ठीक है, ताकि आपको कई बार इसको पूछता है, ग्रे या डार्क कलर का होता है, कोई चीज जल जाएगा तो लगभग काला कलर का ही होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये याद रखना, एग्जाम्पल से बार बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कि चट्टानों के प्रकार हैं, ये सब हालांकि इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा है, इसलिए आप लोग इसको बाद में पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित,
इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो आग्नेय के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से इसमें से सेल हैं जो कि आग्नेय में आते हैं, कौन कौन से आपके अवसादी में आते हैं, कौन कौन से रूपांतरित में आते हैं, ये पूरा ट्रिक है। क्लियर हो गई बातें। तो ये वाला निकाल करके गूगल से टेबल बना लेना घर में, है ना, क्योंकि पूछ लेगा ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, क्या बोलोगे। क्लियर हो गई बातें। पूछ लेगा भाई आपका स्लेट किसका एग्जाम्पल है, कॉन्ग्लोमरेट किसका एग्जाम्पल है, और अब पीएससी पूछ रहा है। क्लियर हो गई बातें। तो इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा है, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं लिखवाऊंगा, फिलहाल अभी आप लोग खुद से लिख लेना, ट्रिक वगैरह सब चीज दिया ही हुआ है ना। हाँ, बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा, काना सेब चूस लिया, और हो गया भैया जो सर निशा के पास एक साफ संगमरमर ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट किस में आता है, ये बात ध्यान रख लो, बेसिक चीज किस में आ रहा है, किस में आ रहा है ग्रेनाइट, और जबकि ग्रेफाइट किस में आता है, तो समझा की बात है ना। तो इसलिए अंतर ध्यान रखना, ये सब पास की चीजें हैं। चलो ये लिस्ट बना लेना, बता रहा हूँ जो बनाओगे भाई वही आगे रहोगे, बाकी तो पीछे होना तय है। आओ आपको पृथ्वी की स्ट्रक्चर दिखाते हैं, क्योंकि भूगर्भ हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले पता होना चाहिए। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो पृथ्वी की परत ध्यान देखिए, पृथ्वी की परत के नाम है क्रस्ट, चट्टान की बाहरी परत जिस पर मनुष्य और जानवर रहते हैं। क्लियर होगी बातें। और पौधे उगते हैं। तो भाई कौन सा क्रस्ट किसको कहेंगे, जिसपे हम लोग सब जीव जंतु रहते हैं और पेड़ पौधे उगते हैं। मेंटल लोहा, मैग्नीशियम और सिलिकॉन से बनी अर्ध ठोस मैग्मा परत है। क्लियर होगी बातें। कैसी है ये, अर्ध ठोस या मैग्मा परत है। और तीसरा कोर, केंद्रीय रूप से स्थित, सबसे केंद्र में स्थित धातु का ठोस द्रव्यमान वाला है। बताया था ना ठोस होता करके कोर, यस, आंतरिक कोर कहलाता है। और लोहे और निकल का तरल द्रव्य बाहरी कोर है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आते हैं इसमें फिर से। आगे है क्या, इमेज पे। अब देखिए जब आप अपने पृथ्वी को जब ऐसे काटेंगे तरबूज के जैसे, तो पृथ्वी ऐसे दिखता है अंदर से बाबू। ठीक है, ब्रह्मांड में ऐसे आपको पृथ्वी दिखाई देगा। ध्यान देखो, जब काट के निकाल लोगे तो इस तरीके से आपको पृथ्वी दिखाई देगा। ठीक, ठीक है। इसका सबसे अंदरूनी स्ट्रक्चर क्या है, कोर। उससे बाहर का स्ट्रक्चर क्या है, मेंटल। सबसे बाहर का स्तर क्या है, क्रस्ट। क्लियर होगी बातें। तो क्या है भैया, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। चलो इसमें अब देख लो, देखो जो कोर है दो हिस्से में बटा हुआ है, इनर कोर और आउटर कोर। क्लियर हो गई बातें। मेंटल जो भी लोअर मेंटल, अपर मेंटल, मेंटल ट्रांजिशन से मेंटल चेंजेस आ जाता है। क्लियर हो गई बातें। और ये हो गई भैया हमारा क्रस्ट में। तो देखो जिसके ऊपर हमारा पूरा पर्वत है, समुद्र है, सब किसके ऊपर आ जाते हैं, क्रस्ट के ऊपर। किसके अंदर आ जाते हैं, क्रस्ट। तो जितने भी आप समुद्र देखते हो, समुद्र की गहराई जितनी है, समुद्र, पर्वत, पहाड़, नदी, झरने, आप, हम सब के सब किस पे रहते हैं, क्रस्ट पे रहते हैं। किस पे रहते हैं, क्रस्ट पे। क्लियर हो गई बातें। तो ये क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो महाद्वीप है, जिसपे भूखंड, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जिसमें समुद्र भरा, पानी भरा, उसको क्या बोलते हैं, ओशियनिक क्रस्ट, मतलब क्रस्ट का हिस्सा है। तो क्रस्ट का ऊपर उठा हुआ हिस्सा क्या है भैया, आपका जो भी भूखंड वाला है, कॉन्टिनेंटल का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो अंदर धसा हुआ हिस्सा क्या है उसका, वो ओशियन क्रस्ट। जो गड्ढा रहेगा जमीन में तभी तो पानी भरेगा ना, यस। तो गड्ढा था जमीन में इसलिए पानी भर गया। क्लियर हो गई बातें। अब आपका पृथ्वी में पानी कैसे है, इसके पीछे एक लंबा कहानी है, वो हम इंडियन ज्योग्राफी में समझा देंगे। ठीक है, चलो पानी कैसे है, जीवन कैसे है, सब बाद में समझाएंगे, उसमें इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा है। फिर देखिए उसके बाद क्रस्ट को बताया अपर मोस्ट मेंटल, पार्सली मोल्टन एस्थेनोस्फीयर, सॉलिड एस्थेनोस्फीयर और मेंटल ट्रांजिशन, फिर लोअर मेंटल। क्लियर हो गई बातें। तो पूरा हिस्सा क्या दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, मेंटल। क्या है पूरा ये, मेंटल। और मेंटल कैसा था, सेमी सॉलिड। कैसा था, सेमी सॉलिड। लास्ट में भी आपको है कोर, इनर कोर और आउटर, सबसे अंदर वाला इनर कोर, उसके आउटर कोर। क्लियर हो गई बातें। ये तो भारी तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो पूछता है इसको नॉर्मली कि क्रस्ट कहां से कहां तक को क्रस्ट बोलते हैं, तो बोलेंगे 0 से 100 किलोमीटर तक। क्या बोलेंगे, 0 से 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर तक क्या होता है, क्रस्ट। 100 से फिर 2900 तक क्या होता है, मेंटल। क्या होता है, और 2900 से आपका 6370 तक क्या होता है, कोर। क्या होता है, कोर होता है। क्लियर हो गई बात है। तो याद रखना है इसका डाटा पूछता है कहां से कहां तक, 0 से 100, 100 से 2900, 2900 से 6370। क्या बोलोगे, ठीक है। पहला होगा क्रस्ट, फिर होगा मेंटल, फिर होगा कोर। चलो और ध्यान रखना
किसमें लावा भरा है बीच वाले हिस्से में, है ना। इसीलिए जो महाद्वीप है ना, बताओ जैसे एक बाल्टी में पानी भर दूं, ठीक है, उसमें 2-3 तो प्लेट डाल दो आप लोग, तो भाई प्लेट ऐसे उसमें आपस में टकराएंगे ना, टकराएंगे नहीं टकराएंगे, टकराएंगे। वैसे ही हमारा जो आइलैंड जिसमें हमारा पूरा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, सब महाद्वीप भी ऐसे तैर रहे हैं उसके ऊपर, और इतना धीमे गति से तैर रहे हैं कि हमको महसूस नहीं हो रहा है, और वो हमेशा तैर रहे हैं उसके ऊपर। समझ में आ गया बात है, क्योंकि लावा है नीचे, तो लावा के ऊपर पूरा प्लेट जो है, पूरा प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट पूरा तैर रहा है ऐसा ऐसा। और जब ये तैरते दूर जाता है तो पृथ्वी गोल है, घूम के भी आके टकराता है, और नहीं तो ऐसे टकराता है। तो भाई टकराव इनकी वजह से ही होता है। और जब इतने बड़े भूखंड टकराएंगे तो जहाँ टकराएंगे भैया वहाँ पे ऊंचाव आएगा, उसी ऊंचापन को क्या बोलते हैं, पर्वतों का निर्माण। इसलिए हिमालय कैसे बना था, इसी प्रक्रिया से। क्लियर हो गई बातें। तो क्या होता है, महाद्वीप भैया पूरा ड्रिफ्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। फिलहाल आगे चलते हैं। सुना कि ड्रिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे भैया मोल्टन लावा भरा हुआ है। अब चलते हैं हम लोग अपने कंटेंट पे। आओ, ठीक, आइए। तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भागों में कौन सा सेल समूह पाया जाता है, पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, आर्किन। भारत में क्या पाया जाएगा, हाँ। हालांकि अब इनके वास्तविक रूप रहे नहीं, क्योंकि सबसे प्राचीन है, तो टूट फूट गए हैं, है ना, तो वास्तविक रूप में मिलते नहीं है। और छत्तीसगढ़ में क्या है, 50% क्या है, आर्कियन। क्लियर हो गई बातें। चलो, छत्तीसगढ़ में दूसरा सर्वाधिक विस्तृत सेल समूह कौन है, तो कौन है, कडप्पा। कौन है, कडप्पा। कितने नंबर का था ये, अंधाक, तीसरे नंबर का सेल समूह। क्लियर हो गई बातें। चलिए, हो गया। तीसरे सर्वाधिक दूसरे नंबर कौन मिलता है, कडप्पा। कितना से कितना परसेंट, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सा सेल समूह, कितना परसेंट, दूसरे नंबर पे कितने परसेंट, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा नामक स्थान से मिले थे, इसका नाम ही उसके नाम पे धर कर दिया है, कुड़प्पा या कडप्पा करके, ठीक है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग सरगुजा बेसिन में मुख्यतः क्या मिलता है, तो गोंडवाना सेल समूह। क्या मिलता है, गोंडवाना सेल समूह मिलता है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ सरगुजा समूह क्या मिलता है मुख्य रूप से। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में क्या मिलेगा, तो आर्कियन सेल समूह। क्या मिलेगा, आर्कियन सेल समूह। उत्तरी भाग में गोंडवाना सेल समूह। गोंडवाना सेल समूह से क्या मिलता है हमको, कोयला। क्या मिलता है, कोयला। इसलिए भाई कोयला कहाँ मिलेगा, तो सरगुजा संभाग वाले क्षेत्रों से मिलेगा। क्लियर हो गई थी बातें, अभी ऊपर पर समझो। और इसलिए धरवाड़ से मिलता है क्या, लोहा। क्या मिलता है धरवाड़ से, लोहा खनिज, लोहा खनिज मिलते हैं। इसलिए लोहे खनिज, धात्विक खनिज होते हैं, धरवाड़ से मिलते हैं। और हमारे धरवाड़ अलग अलग जगह फैलते हैं। फिलहाल समझ लो दक्षिणी में उसका ज्यादा विस्तार है। कहाँ पे, दक्षिणी संभाग में। दक्षिणी संभाग कौन है, बस्तर। तो इसे उत्तर में किसका विस्तार है, गोंडवाना का। मध्य में आर्कियन का। दक्षिण में धारवाड़ का। क्लियर हो गई इतनी बातें। और आर्कियन तो सब जगह फैली हुई है लगभग, है ना, और बाकी सब और भी फैले रहेंगे, मगर ऊपर ऊपर याद रखो। तो बताओ सरगुजा समाज क्या मिलता है मुख्य रूप से, गोंडवाना। छत्तीसगढ़ पूरा मैदान आर्कियन। पूरा छत्तीसगढ़ में फैला किस कौन है, तो आर्कियन ही। बस्तर में कौन है, तो धारवाड़ है। क्लियर हो गई इतनी बातें। चलो, तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग सरगुजा बेसिन में मुख्यतः गोंडवाना सेल समूह मिलता है। तो उसी को पूछा है, इसको अगले बार पूछ लेगा। दक्षिणी संभाग, दक्षिणी भाग, तो आपके बोलेगा क्या, बस्तर इंद्रावती बेसिन बोल देगा। तो क्या बोल दोगे आप लोग वहां पे, क्या, धारवाड़, क्योंकि वहां लोहा मिलता है। चलिए, पृथ्वी के गर्भ में या उसकी सतह पर निर्मित चट्टानों के निर्माण का क्रम क्या है, तो आर्कियन, धरवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन और लास्ट में टर्सरी। तो क्या ट्रिक है, अंधा कवि गोंड बन गया वो चीज, पढ़ लिए, समझ भी लिए, आगे बढ़ो। और लास्ट में कौन है, टर्सरी। तो दक्कन के बाद कौन आता है, तो टर्सरी। मतलब तीसरे कैटेगरी में चल गए। अब जो भी टूट फूट के इनसे जो बन जाए, है ना, मिश्रित रूप से खिचड़ी। आओ, अब भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण देख लीजिए। तो भारतीय चट्टानों को वर्गीकरण कर दिया गया है आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन समूह की चट्टानें। क्लियर होगी बातें, है ना। आदि का मतलब होता है क्या, प्रारंभ, शुरुआत, है ना। इसलिए आदि क्या बोले, आद्य। तो आद्य महाकल्प, है ना, जब आद्य महाकल्प चल रहा था तो उसी को क्या बोलते हैं, पूर्वयुग को सबसे पहले को क्या बोल रहे हैं, आर्कियन समूह की चट्टानें। तो सबसे पहले कौन सी समूह की चट्टानें आएंगी, आर्कियन समूह की चट्टानें। कौन से कल्प में, ठीक है, आद्य महाकल्प। ये जो कल्प शब्द है, ये पृथ्वी गर्म आग के गोले से जब धीरे धीरे ठंडा होकर के बनने लगा तो उसके समय को बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहला आ रहा आद्य महाकल्प। आद्य माने, आदि माने प्रारंभ होता है, आदि और अंत होता है ना, आदि और अंत। तो आदि मतलब प्रारंभ, अंत मतलब खत्म। तो आदि शुरुआत में कौन सा सेल समूह बना सबसे पहले, आर्कियन सेल समूह। ठीक है, आर्कियन कौन कौन आ जाते हैं, तो अंधा। क्लियर होगी बातें, हाँ। पुराण, उसके बाद कौन आ जाएगा, आद्य महाकल्प के बाद पुराण। कौन आ जाएगा, पुराण समूह की चट्टानें। कौन आ जाएगा, तो आद्य महाकल्प के बाद कौन सा आ जाता है, ठीक है। इसमें कौन आते हैं, कवि, इसके दो हो गए, उसके दो हो गए। लास्ट में कौन आता है, आर्यन समूह की चट्टानें। कौन आ जाती हैं, इसमें कौन आता है,
गोंड और टर्सरी। एक तो लास्ट कौन बच गया? क्वार्टरनरी। तो टर्सरी में तीसरे लेवल का, क्वार्टरनरी मतलब चौथे लेवल का। क्लियर हो गई बातें? तो लास्ट बन गए सब में दो 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 बांट दिए। तो तीन ठो वर्गीकरण कौन कौन है? आद्य महाकल्प, पहला कौन है? दूसरा कौन है? पुराण समूह की चट्टाने। तीसरा कौन है? आर्यन समूह की चट्टाने। तो भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण बोलेगे तो क्या क्या बोलोगे आप लोग? पहले बोलेंगे सर हम लोग आद्य महाकल्प अथवा आर्कियन समूह की चट्टाने, बोलिए। फिर है पुराण समूह की चट्टाने, फिर बोलिए। फिर कौन है? आर्यन समूह की चट्टाने। कौन है भैया? इसमें आते हैं अंधा, इसमें कवि, इसमें गोंड। क्लियर होगी बातें? और टर्सरी और क्वार्टरनरी। क्लियर होगी इतने बात सबके दिमाग में ना? हाँ, टाइम नहीं वेस्ट करना है, आगे बढ़ते हैं। सेल समूह एवं उनमें प्राप्त खनिज देख लेते हैं। कौन से सेल समूह में क्या क्या खनिज मिलती है, सीधे मुख्य मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि खनिज हमारे मुख्य है आर्थिक रूप से। आइए, तो आद्य महाकल्प युगीन सेल जो है यानी कि आर्कियंस है ना, आर्कियन सेल्स में क्या मिलेगा आपको? ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, फेल्सपार आदि। क्या क्या मिलेगा? अभी याद कर रहे हैं इसको, बाद में नहीं, अभी बोलो। आर्कियन क्या क्या मिलेगा? क्या क्या मिलेगा? हाँ, क्योंकि भैया ये एग्जाम में पूछता है एग्जैक्ट, इसको एक शब्द दे देगा, इतना सारा नाम है, इसको एक शब्द दे देगा, निस बोल देगा, शिष्ट बोल देगा, किसमें से बोल देगा, आद्य, धारवाड़, कड़प्पा, विंध्यन। ये समझ में आया बात ना? तो एग्जैक्ट याद होना चाहिए। तो बोलो आर्कियन में क्या क्या है? फिर से बोलो एक बार बिना देखे। ठीक है, अगला चलते हैं। धारवाड़ में क्या क्या मिलेगा? लोहा, टीना, कोरंडम। बोलो। तो जितना धात्विक वाला दिख रहा है किसमें दिख रहा है बोलोगे तो भैया धारवाड़ में, ध से धात्विक, ध से धारवाड़। तो कौन कौन सा? लोहा, टीना, कोरंडम। फटाफट बोलो। अगला कड़प्पा में जाएंगे भैया हम लोग, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और बलुआ पत्थर। क्या क्या मिल रहा है? क्लियर की बातें? अब हर छत्तीसगढ़ का जो मैदानी हिस्सा है ना, बीच वाला, उसमें सबसे ज्यादा हम क्या देखते हैं? कड़प्पा सेल समूह। तो सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमको? चूना पत्थर। इसलिए चूना पत्थर की वजह से, डोलोमाइट के हेल्प से ही क्या बनता है? सीमेंट प्लांट। क्या लगता है? सीमेंट प्लांट। इसलिए हमको छत्तीसगढ़ के मैदान में देखने मिलता है क्या? सीमेंट प्लांट। आगे आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन मिल रहा है कड़प्पा में? बताओ। चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और बलुआ पत्थर। क्लियर हो गई बातें? अगला है विंध्यन सेल समूह में कौन कौन आता है? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इसमें भी आता है। किसमें आता है? विंध्यन में, मगर इससे ऊंचे क्वालिटी का। क्या याद रखोगे? इससे ऊंचे क्वालिटी का। क्लियर हो गई बातें? चलिए, और लास्ट में गुणवाना में क्या आता है? तो कोयला। क्या आता है? कोयला। बताओ, फेल्सपार किसमें आ रहा था? आर्कियन में आ रहा था। ठीक, अब आज इस पे ये है भैया छत्तीसगढ़ का आपका नक्शा जो पूरा विस्तारण है। अब इसको मैं आपको ध्यान से देखिएगा एक बार, ठीक है? मैं आपको ध्यान से दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए कि कहां कहां क्या क्या चीज है सर। जहां पे नाम लिखा है उस नाम को छोड़ के उसके चारों पर आसपास जितना भी चीज बच गया वो सब आर्कियन है। सुना की बातें? अब आर्कियन के बाद क्या था भाई? अगला क्या था? अंधा। पहला दूसरा नंबर क्या था? धारवाड़। तो आर्कियन से ही बन रहा है धारवाड़। तो जहां जहां आर्कियन उससे टूट टूट क्या बनेगा? धारवाड़ बनेगा। तो धारवाड़ देखना चालू करो। यहाँ पे छत्तीसगढ़ मिलता है क्या? धारवाड़। जबकि हम पढ़ते केवल कहाँ पे है? बस्तर वाला धारवाड़ पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ बैलाडीला है, लोहा निकलता है ना। 1968, 80, 88 है ना। किरंदुल, बचेली, बैलाडीला में 3 भैया लगा, लोहा यूनिट लग गया, एनएमडीसी द्वारा खनन किया जाता है। ये सब चीजें हम करते हैं। क्यों क्यों पढ़ते हैं बार बार? क्यों हमको लगता है कि बस्तर में धारवाड़ क्यों लगता है? क्योंकि एनएमडीसी का कंपनी है, मगर ऐसा नहीं है। आने वाले टाइम में कहाँ कहाँ धारवाड़ है याद रखो, सब जगह से मिलेगा। कहाँ है भैया? वो पहले ऊपर में धारवाड़। क्लियर हो गई बातें? वहां से भी ट्रेसिंग करके धारवाड़, वहां से ट्रेसिंग करके धारवाड़। क्लियर हो गई बातें? बना मैप में ना दिमाग? हाँ, फिर आपको लास्ट में ट्रेसिंग करके भैया क्या? धारवाड़। तो धारवाड़ दिमाग में बैठा लिए। कहाँ कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में बैठ गया। उत्तर के सरगुजा में दिख रहा है, इधर कबीरधाम आपको चिल्फी घाटी वाले क्षेत्र में दिख रहा है, इधर आपको दिख रहा है महासमुंद के बॉर्डर पे दिख रहा है, इधर आपको दिख रहा है दंतेवाड़ा क्षेत्र में। क्लियर हो गई बातें? यस। तो याद इतने सब जगहों में क्या मिलता है? धारवाड़ मिलता है। क्या मिलता है? धारवाड़ मिलता है। क्लियर हो गई बातें? ठीक है। और बाकी जितना ये बाकी जितना हिस्सा है ये सब क्या है? आर्कियन। बाकी सब हिस्सा आर्कियन ही है ना। तो आर्कियन जितना फैला हिस्सा सब आर्कियन है। नाम वाले क्षेत्र को छोड़ के बाकी सब आर्कियन है। तो आर्कियन तो सोचना ही नहीं, सब आर्कियन है। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे आर्कियन, यहाँ पे आर्कियन, ये सब आर्कियन जितना भी फैला हुआ ये पूरा आर्कियन। ठीक है,
तो पूरा आर्कियन ही। आर्कियन अगर मैं सही मायने में समझाऊं तो आर्कियन ऐसा है, अगर हम देखिए छत्तीसगढ़ भी हमारा बोलेंगे, ले लेंगे ऐसा करके, तो ले लेंगे तो आर्कियन आपका पूरा पूरा ये सब क्या है, आर्कियन है। क्या है ये, आर्कियन है। समझ में आ गया बात ना। इसमें कहीं पे थोड़ा सा भैया धारवाड़ है, इसमें भैया कहीं पे थोड़ा सा धारवाड़, यहाँ इसमें कहीं थोड़ा सा धारवाड़, इसमें कहीं थोड़ा सा धारवाड़ है। ठीक है, तो आर्कियन का विस्तार समझ में आ गया, 50% पे है। ठीक है, आओ क्लीन करते हैं इसको। ठीक है सर, आर्कियन हो गया। आर्कियन का पढ़े, धारवाड़ देख लिए। ठीक है, आर्कियन धारवाड़। अगला क्या था हम लोग का उसके बाद, कड़प्पा। क्या था, कड़प्पा। तो देखो छत्तीसगढ़ का मैदानी से बोला था मैं, मैदानी से पूरा क्या है आपका, कड़प्पा। क्या है पूरा मैदानी से में, कड़प्पा। कड़प्पा की एक और विशेषता याद रखना, आने वाले टाइम में पीएससी पूछ सकता है इस कॉन्सेप्ट के तरीके से कि कड़प्पा रियल मैंने आपको दिख कहाँ पे रहा है, मैदानी हिस्से में। और मैदानी हिस्से में क्या होती है भैया, सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं। क्या बहती हैं, नदियां। इसलिए मैदानी हिस्से में कौन सा पाया जाएगा सेल समूह, तो कड़प्पा। और क्यों, क्योंकि जहां पे होगी नदी वहीं मिलेगी कड़प्पा। क्या मिलेगा वहीं पे, कड़प्पा। क्योंकि कड़प्पे के निर्माण में नदी का बहुत बड़ा योगदान है, जल अच्छी मात्रा में मिलना चाहिए उसको। समझ में आ गया बात। इसलिए जहां पे होगा पूरा नदी का जाल, वहीं भी क्या मिलेगा, कड़प्पा। वहीं पे मिलेगा डोलोमाइट, वहीं पे मिलेगा चूना पत्थर। जहां मिलेगा क्या, नदी नदी नदी। समझ में आ गई बात है। इसलिए देखो जितना प्रमुख नदी वाला हिस्सा है, मैदान वाला हिस्सा, उसमें क्या फैला हुआ है, कड़प्पा। क्लियर हो गई बातें। चलो, यहाँ पे ग्रेनाइट सेल है आपका, देख लीजिए, उसी से बना, आर्कियन से ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आर्कियन देख लिए, ये धरवाड़ देख लिए, ये आर्कियन देख लिए, ये ग्रेनाइट हो गया, धरवाड़ देख लिए, ये धरवाड़ देख लिए। ठीक है, ये आर्कियन देख लिए, ये आर्कियन देख लिए। हाँ, अब देखेंगे अंधा क, विंध्यन को छोड़ देंगे क्योंकि विंध्यन का छत्तीसगढ़ में वैसा विस्तार नहीं है। अमरकंटक वाले क्षेत्र से थोड़ा सा फैल करके एमपी चली जाती है वो, है ना। विंध्यन पर्वत श्रेणी के आसपास के क्षेत्र क्या बोलते हैं, विंध्य पर्वत श्रेणी वाला का विंध्य चट्टान बोलते हैं, तो उसका उतना विस्तार नहीं है। अब अगला आ जाएगा कौन, अंधा कवि के बाद कौन आता है, गोंडवाना। इसलिए गोंडवाना देख लो, क्या बोल रहा है, ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना। क्या बोल रहा है, ठीक है। लगभग क्या दिख रहा है आपको, सरगुजा संभाग के उत्तरी हिस्से में और सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के बॉर्डर हिस्से में इसका विस्तार है। क्लियर हो इतनी बातें। तो इन सब जगह से क्या मिलेगा आपको, कोयला। क्या मिलेगा, कोयला। यस, इसलिए भैया यहाँ पे सूरजपुर सब जगह से क्या दिखता है आपको, कोयला दिखता है। इसलिए सूरजपुर में देखिए, एक तो भैया आपको होता है बिलासपुर में एससीसीएल का मुख्यालय, एक तो होता है एससीसीएल का मुख्यालय कहाँ पर है, बिलासपुर में है, और दूसरा उसका उप मुख्यालय कहाँ है, विश्रामपुर सूरजपुर। कहाँ पर है, विश्रामपुर सूरजपुर, यहाँ पर विश्रामपुर सूरजपुर यहाँ पर। इसलिए क्योंकि वहाँ पर क्या है, गोंडवाना है, तो गोंडवाना है तो कोयला मिलेगा। इसलिए एससीसीएल का फुल फॉर्म क्या है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। कोल मतलब कोयला ही का काम है उसका, इसलिए वहीं पे बनाया है उसको उप मुख्यालय। समझ में आ गई बातें। चलिए, और लास्ट में यहाँ आपको देखेंगे जसपुर के पाट वाले प्रदेश में क्या मिल रहा है आपको, दक्कन। क्या मिल रहा है, दक्कन। क्या मिल रहा है, दक्कन। क्लियर हो गई बातें। तो छत्तीसगढ़ में पूरे 6 का विस्तार आप समझ लिए। विंध्यन का एकदम नहीं, न के बराबर है, न के बराबर है जरूर छुटुक पुटुक, मगर न के बराबर है। कौन कौन मुख्य रूप से हैं, 5। कौन कौन देख लीजिए, कौन बोलेंगे, पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, धारवाड़ पूरे दिमाग में दौड़ा लो, फिर कड़प्पा, फिर विंध्यन न के बराबर, फिर गोंडवाना, फिर लास्ट में दक्कन। दक्कन कहाँ दिख रहा है आपको, जसपुर वाले हिस्से में। ठीक है, थोड़ा सा आपको इधर भी रहेगा दक्कन, थोड़ा सा हल्का हल्का बिखरा हुआ है। ठीक, मगर मुख्य रूप से ये मेजर हिस्से हो गए। तो पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना बात। चलो आओ, इसी को पूछता है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी संभाग में क्या देखते हैं, मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं तो उत्तरी गोंडवाना, गोंडवाना सेल समूह देखते हैं। अब अगर आप ध्यान से इसी को देखने जाओगे तो और ध्यान से देखो, क्वेश्चन आने वाले टाइम में कॉन्सेप्ट से बनता है कि भैया जब आप प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पूरा जो हिस्सा है ना सर, ये पूरा हिस्सा है सर के लगभग ये सर ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है। क्या है ये, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो बोलेगा पूर्वी बघेलखंड के पठार में मुख्य रूप से कौन सा सेल समूह पाया जाता है, कौन सा वहां पे खनिज मिलेगा, कोयला। क्लियर हो गई बातें। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सा सेल समूह पाया जाता है, दक्कन। आर्कियन तो सब जगह है, तो आर्कियन का नाम तो टेंशन नहीं लेना है। मुख्य रूप से और कौन दिख रहा है अलग से, दक्कन सेल समूह। क्लियर हो गई बातें। चलिए, मैदानी क्षेत्र में कड़प्पा, नदी वाले क्षेत्र में, धान के कटोरे वाले क्षेत्र में, समझ आ गई बात जो बोलते, दक्षिणी संभाग में आर्कियन और धारवाड़। क्लियर हो गई बातें। तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं शुरू से थ्योरी पे। देख लो कि हर एक लाइन क्वेश्चन है, इसे दिमाग में बैठा के रखना है। आओ, आद्य महाकल्प या आर्कियन सेल समूह। तो पहला टाइटल क्या है आपका, वही आर्कियन सेल समूह। आर्कियन शब्द का अर्थ होता ही क्या है,
क्या होता है इसका मतलब? तो सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह कौन है प्यारे मोहंस? आर्कियन है सर। कौन है? सबसे प्राचीन अवसादी सेल समूह कौन है? हाँ हाँ, इसका निर्माण पे अब चलते हैं, है ना, आर्कियन के। तो ये निर्माण तप्त पृथ्वी मैग्मा के ठंडा होने के फलस्वरूप, जो कहानी सुने तो सही हो गया ना। तो भाई कैसा हुआ आर्कियन का निर्माण? कि पृथ्वी गर्म आग का गोला था, जब वो ठंडा हुआ तो क्या बना? आर्कियन। क्या बना? आर्कियन। वेरी गुड। विशेषता जीवाश्म का अभाव है। बताओ, जितने भैया उस समय जब पृथ्वी गर्म आग का गोला है तो भाई तारे से टूट के बना है, उस समय तो जीवन की उत्पत्ति ही नहीं हुई है, क्योंकि गर्म आग के गोले में कोई जीवन रहेगा क्या? आप बताओ, जब गर्म आग का गोला है उसमें कोई जीवन पनपेगा कभी? नहीं। तो भाई इसमें जीवाश्म मिलेगा क्या? जब जीवन ही नहीं है, जीव ही नहीं, तो जीव का अवशेष, जीव का अस्म कैसे मिलेगा? इसलिए इसमें जीवाश्म मिलेगा क्या? इसलिए जीवाश्म क्या होता है? इसमें अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। प्रतिशत विस्तार छत्तीसगढ़ के लगभग कितने परसेंट हिस्से पे है? 50% हिस्से पर। ये सब को इकट्ठा याद रखना, सब अलग अलग पूछता है। विस्तार क्षेत्र देखते हैं कहाँ कहाँ फैला है। तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में कौन फैला हुआ है? उसी को पूछ लिया एग्जैक्ट वैसी कि छत्तीसगढ़ के संपूर्ण भाग में क्या फैला हुआ है? आर्कियन। सब जगह फैला था, उत्तरी संभाग, दक्षिणी संभाग, बीच का, सब जगह हम देख लिए। हाँ। महानदी बेसिन की सीमांत उच्च भूमियों में किसका विस्तार है? किसका है? महानदी बेसिन की सीमांत उच्च भूमि क्या होता है, इसको पहले समझ लो। आओ इस शब्द को समझा देते हैं, जरूरत नहीं समझाना, इसी में दिखाते हैं डायग्राम में। जो पूरा मैदानी हिस्सा है ना प्यारे मोहन हमारे, दिख रहा है मैदानी हिस्सा? दिख रहा नहीं दिख रहा है? सर ये है पूरा मैदानी हिस्सा। मैदानी सीमा के उत्तर में पूरी सीमांत उच्च भूमि है, इसके पूर्व में पूरी सीमांत उच्च भूमि है, इसके दक्षिण पूरी सीमांत उच्च भूमि है, इसके पश्चिम पूरी सीमांत उच्च भूमि, मैकल पर्वत श्रेणी जिसको आप बोलते हो। सुनवा की बातें। तो इसके पूरे सीमांत उच्च भूमि इसका विस्तार है कि नहीं है? आर्कियन का लिखा है यहाँ, आर्कियन, यहाँ आर्कियन, सब लिखा है आर्कियन आर्कियन। हाँ, तो इसलिए क्या बोलेंगे? महानदी के मैदान के सीमांत उच्च भूमियों में कहाँ विस्तार इसका? सीमांत उच्च भूमि। क्योंकि महानदी मैदान में जगह कौन ले लिया है? कडप्पा सेल समूह ले लिया। कौन ले लिया है? कडप्पा सेल समूह। ये बात ध्यान रखने का, उसी को वो बोल रहा है, इसलिए शब्द का मतलब पता होना चाहिए। चलो आओ, महानदी बेसिन की सीमांत उच्च भूमि देख लीजिए, चारों ओर की सीमा थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब में था। हाँ। दंडकारण्य या बस्तर पठार के कितने % भाग पे है ये? तो बताओ, दंडकारण्य बस्तर कितने % भाग पे है ये? तो भाई बस्तर संभाग के 75% भूभाग पर, बस्तर संभाग के अधिकांश भाग पे कौन सा सेल समूह है? ठीक है, कितने % भाग पर? पूरे छत्तीसगढ़ में कितने % भाग पर? बस्तर संभाग कितने % भाग पर? हाँ। बैलाडीला पहाड़ सबसे पुरातन सेलों से निर्मित है, क्योंकि भाई आर्कियन सबसे पुराना है, और उसी से कौन बना है आपका? बैलाडीला पहाड़ उसी में स्थित है, इसलिए क्या है वो सबसे पुरातन शैलों से निर्मित है। सबसे पुराना मतलब सबसे प्राचीन शैलों से निर्मित है। तो बैलाडीला पहाड़ किससे निर्मित है? पुरातन शैलों से। किससे? पुरातन शैलों से। चलो अगला बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या नाम पढ़े थे? ग्रेनाइट पढ़े थे, नीस, नीस सिस्ट, नीस और क्वार्टजाइट। क्लियर होगी बातें? तो याद रखेंगे, ग्रेनाइट, नीस सिस्ट या सिस्ट और क्वार्टजाइट। तो ग्रेनाइट, नीस सिस्ट और क्वार्टजाइट किसके एग्जाम्पल हैं? आर्कियन के, है ना। चलो, तो ग्रेनाइट में छोड़ दो, इसको आप लोग पढ़ लेना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उर्देना लामी दर्रा की चारों ओर विस्तृत है, ये सब कोई मतलब नहीं, ऐसे पूछते रहता है। सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी भागों में विस्तृत है, और ये रायगढ़ एवं जसपुर जिलों के सर्वाधिक भागों में विस्तृत। तो रायगढ़ और जसपुर के सर्वाधिक भागों में कौन विस्तृत है? तो ग्रेनाइट चट्टान। कहाँ? कौन चट्टान? ग्रेनाइट चट्टान। कौन चट्टान? इसको ऐसे ही पढ़ना होगा, ठीक है। ग्रेनाइट से जुड़ा कौन सा स्थान है? तो उर्देना लामी दर्रा। क्या? उर्देना लामी दर्रा। तो उर्देना लामी दर्रा किससे संबंधित है भैया? किससे संबंधित है? ग्रेनाइट से। किससे संबंधित है? ग्रेनाइट से। सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी हिस्से में क्या फैला हुआ है? क्या फैला है? ग्रेनाइट। और रायगढ़ जसपुर में क्या फैला हुआ है? ग्रेनाइट। तो देखो, सारंगढ़ नीचे, उसके ऊपर रायगढ़, उसके ऊपर जसपुर, तो लाइन से क्या फैला पूरा उसमें? ग्रेनाइट। क्लियर हो गई बातें? हाँ। नीस या सिस्ट, कोरबा शहर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व दिशा में क्या फैला है? तो नीस सिस्ट। क्या फैला है? नीस सिस्ट। क्लियर? क्या फैला है आपका? नीस सिस्ट। कहाँ पे? कोरबा के दक्षिण और दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में क्या फैला है? क्लियर हो गई इतनी बातें? नीस सिस्ट। नीस, प्योर नीस हो गया ये। चिल्फी घाटी में पुरानी नीस का विस्तार है। तो पुरानी नीस का विस्तार किस घाटी में है? पुरानी नीस का विस्तार, पुरानी नीस का विस्तार,
हाँ, और कोरबा और रायगढ़ की घाटी में भी, उसके साथ साथ कौन सी घाटी? और चिल्फी घाटी कहाँ है? तो कबीर धाम। कहाँ पर है? कबीर धाम, जहां से छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रवेश करता है। कौन? नेशनल हाईवे 30। कौन? नेशनल हाईवे 30। लंबाई कितनी है उसकी? भूल गए? ऐसे पढ़ो, भूलोगे ही, हमेशा क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी रोड छत्तीसगढ़ की 636। क्या बोलोगे? हाँ, तो जब तक ऐसे नहीं पढ़ रहे हो मजे के साथ, केवल सब्जेक्ट विषय समझ के पढ़ रहे हो, एग्जाम में आंसर याद नहीं आएगा। और आंसर ऑप्शन में जो खोज रहा है समझ लो उसका तैयारी नहीं है, आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो आंसर क्या भैया? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी रोड नेशनल हाईवे 30, और उसका लंबाई कितना है? छत्तीसगढ़ का 636। याद रहेगा? चलो, अब नहीं भूलना। तो नीस कहाँ मिलता है? चिल्फी घाटी, कोरबा घाटी और रायगढ़ घाटी में। कहाँ कहाँ पे? हाँ। अब क्वार्टजाइट कहाँ मिलता है? तो बोलो बेटा मान नदी घाटी और धुरिया क्षेत्र में। कहाँ पे क्वार्टजाइट? क्वार्टजाइट कहाँ पर? हाँ। अब अगला सेल समूह आ गया धारवाड़ सेल समूह। अगला कौन आ गया? धारवाड़ सेल समूह। अंधा के बाद आ गया धारवाड़। निर्माण इसका किससे हुआ है? तो आर्कियन युगील सेल नीस व शिष्ट चट्टानों के अपर्दन से निर्मित जलीय अवसादी चट्टान। तो बोले अवसादी चट्टान ही पहले उसके अवसाद से ही बनेगा, क्योंकि जब पूरी पृथ्वी में क्या बन गया है? आर्कियन, तो उससे जो भी सेल बनना है उसी से ही बनेगा टूट करके। तो अगला कौन बन के आएगा? धारवाड़। और किससे बना? तो देखिए आर्कियन में कैटेगरी क्या पढ़े आप लोग अभी? नीस और शिष्ट। क्या पढ़े? नीस और शिष्ट। तो उनके अपर्दन से क्या बना है आपका? उनके अपर्दन से क्या बना है? धारवाड़। तो बोलेगा धारवाड़ किसके अपर्दन से बना है? तो बोलेंगे आर्कियन युगीन नीस शिष्ट चट्टानों के अपर्दन से क्या बन गया है? धारवाड़। क्लियर हो गई बातें? और क्या बोला है? जलीय अवसादी। क्या बोला है? जलीय अवसादी। इसका मतलब इसके निर्माण में जल की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो आर्कियन से धारवाड़ बनाने किसकी बहुत बड़ी भूमिका है? जल की। क्लियर हो गई बातें? चलो, क्यों? क्योंकि देखिए जब आपका पृथ्वी गर्म आग का गोला था, ठंडा हुआ तो भाई क्या बन गया? आर्कियन बन गया। अब जब ठंडा हो गया तो भाई आग बुझे तो पानी गिरेगा ना, जब पृथ्वी में पहली बार तो पानी गिरेगा, तो इसलिए पानी से अपर्दन होगा, तो क्या बनेगा उसके बाद? धारवाड़। इसलिए कॉन्सेप्ट से याद रखना है, आग बुझ रहा है किससे? पानी से, तो आर्कियन क्या बनेगा? धारवाड़। याद रहेगा? चलो, निर्माण काल इसका किस बोलता है? किस समय इसका निर्माण हुआ धारवाड़ का? तो किस युग में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में। किस काल में? प्री कैम्ब्रियन युग में। किस काल में? प्री कैम्ब्रियन युग में। लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व को बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। कितने वर्ष पूर्व को? हाँ, तो कोई 1 साल, 100 साल, 2 साल, 1000 साल, लाख साल नहीं, 2.5 करोड़ साल पहले का बात आप पढ़ रहे हो, उस समय सेल बना है ना। हाँ, प्रमुख चट्टानी 2.5 करोड़ पूछता है ना, याद रखना एग्जैक्ट ऐसे। किस काल में बना है? तो प्री कैम्ब्रियन। पहले बोलोगे किस काल में, और कौन सा कितने समय? 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व। प्रमुख चट्टान कौन कौन आता है? तो देखो नीस से बन जाता है नाइस, ग्रेनाइट और साइनाइट। क्या बन जाएगा? तो नीस नाइस ग्रेनाइट साइनाइट। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नीस नाइस ग्रेनाइट साइनाइट। बोलो फटाक से। यस। नामकरण इसका धारवाड़ किसके आधार पर हुआ? तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के पास इसको सबसे पहली बार देखा गया था इस चट्टान को, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? धारवाड़। तो किसके स्थान के? कर्नाटक के धारवाड़ जिले के आधार पर इसका नाम क्या हो गया है? धारवाड़ हो गया है। चलो, विशेषता जीवाश्म रहित चट्टान। देखो जिससे बना आर्कियन, जब उसमें जीव नहीं थे इसमें जीव होगा क्या? आप बताओ। जिससे बना है जब उसमें ही जीवावशेष नहीं, तो इसमें होगा कि जीवावशेष नहीं? तो ये क्या होगा? जीवाश्म रहित होगा कि जीवाश्म सहित होगा? जीवाश्म रहित तो होगा, है ना। यस, आओ। खनिज, अधिकांश धात्विक खनिज। मैं बोल देना धारवाड़ फेमस किस लिए? ध से धारवाड़, ध से धात्विक खनिज के लिए। किसके लिए? ऐसी बोलना, किसके लिए? अरे पूरा बोलो जो बोला मैं। हाँ, धात्विक मतलब इसमें धातु हो, धातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स से धातु, मेटल्स। तो इसलिए बोल रहा भैया इसमें क्या मिलेगा? अधिकांश धात्विक खनिज के लिए फेमस होता है, जैसे इसमें लोहा इसी मिलता है, टीना इसी मिलता है, कोरंडम इसी मिलता है, आदि बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं। क्या? आदि बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में समृद्ध खनिज का भंडार कौन सा सेल समूह है? समझ में आया बात? जैसे गोंडवाना तो भी है, उससे बहुत पैसा मिलता है, और गोंडवाना में क्या मिलता है? कोयला। और धारवाड़ में क्या क्या मिल रहा है? लोहा, टीन, कोरंडम, सब धातु वाला खनिज। इसलिए सबसे समृद्ध सेल समूह कौन है? पैसे वाला। सबसे रईस कौन है? पैसे वाला। यस, ऐसे याद रखना, ये पूछा है पीएससी इसको, है ना। आओ, राज्य में धारवाड़ श्रेणी कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो देख लो, बेलाडीला श्रेणी में, चिल्फी घाटी श्रेणी में, और सोनाखान श्रेणी में। कहाँ कहाँ मिल रहा है भैया?
बैलाडीला श्रेणी दंतेवाड़ा। चिल्फी घाटी श्रेणी कहाँ पे भैया आपको बताइए, कबीरधाम, है ना। और आपका सोनाखान श्रेणी कहाँ, कहाँ पे सोनाखान, बलौदा बाजार, कहाँ पे, बलौदा बाजार, ठीक है। और इसके साथ ऊपर में याद रखना है सरगुजा वाले में भी, है ना। इन सब में क्या मिलता है आपका, धरवाड़ का श्रेणी मिलता है। चलिए आते हैं अब सोनाखान संस्तर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। इसका सोनाखान संस्तर उसके बारे में नामकरण भूवैज्ञानिक एफ.एच. स्मिथ के द्वारा 1899 में क्या नाम दे दिया गया था, सोनाखान संस्तर। तो सोनाखान संस्तर का नामकरण किनके द्वारा किया गया, जोर से, एफ.एच. स्मिथ। किनके द्वारा, किनके द्वारा, कब किया गया, 1899 में। कब किया गया, तो सोनाखान संस्तर का नामकरण किनके द्वारा और कब किया गया, बोलो पूरा। हाँ चलो। चट्टान का स्वरूप डाइक के रूप में गुलाबी रंग का कैसा है भैया बताओ तो। चट्टान का स्वरूप कैसा है यहाँ पर, डाइक के रूप में गुलाबी रंग का, क्या, डाइक के रूप में गुलाबी रंग का क्या पाया जाता है, सोनाखान संस्तर की चट्टानें क्या पाई जाती हैं, सोनाखान संस्तर की चट्टान। तो एग्जैक्ट इसको पूछा है कि छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में गुलाबी रंग की भैया आपकी पाई जाती है धरवाड़ चट्टानें, तो क्या बोलोगे, सोनाखान संस्तर में। कहां पर, सोनाखान संस्तर में। किस रूप में, तो डाइक के रूप में। किस रूप में, डाइक के रूप में। सोचो गुलाबी गुलाबी स्टोन क्या प्यारा दिखता होगा, है कि नहीं। डाइक मतलब शेप का, आकार का बात है, आकार। जिससे दो दरार रहते हैं, दरार जैसे भर गया ना तो उसको बोलते हैं डाइक। क्लियर, डाइव मारते हैं, डाइव ऐसा ऐसा डाइक, ये हो डाइक का शेप, ठीक है। हाँ बस इतने समझ कर रहो, और कुछ मतलब नहीं है। चलो साकोली स्तर, अगला कौन हो गया, साकोली संस्तर। तो पहला सोनाखान संस्तर देख लिए जिसका एच.एफ. स्मिथ ने दे दिया नाम 1899 में, अगला गया साकोली संस्तर। विस्तार है सोनाखान पर्वत से महानदी के दक्षिण तक। कहां तक बोल रहे हैं इसका विस्तार बताओ, साकोली का। तो दिमाग में बैठाओ पूरा, रटना नहीं है। बलौदा बाजार सोनाखान सीरीज देख लिए, वहां से महानदी धमतरी तक। तो बलौदा बाजार से लेकर धमतरी तक क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, कौन मिलेगा, कोका कोला की कोला कोली, क्या मिल रही है, हाँ साकोली। याद रखना भाई, कोका कोला से कुछ अच तक का नाम था साकोली, है ना। चलो भूलने का नहीं। धरवाड़ स्थल समूह का विस्तार देखते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार में, ठीक है। देखो बलरामपुर जिले के रामानुजगंज एवं वाड्रफनगर क्षेत्र में, मैप में देखे थे ऊपर में एक तो दिखाया था, याद है कहाँ पे है, तो वो क्या बोल रहा है, बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वाड्रफनगर में क्या मिलता है, धारवाड़, क्या मिलता है, धारवाड़, ठीक है। और उसका विस्तार किसमें आ रहा था, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में। किसमें, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। छत्तीसगढ़ के मैदान में कहाँ कहाँ मिलता है बोले तो, कबीरधाम आप लोग देखे ही थे, फिर उसके अलावा दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदा बाजार के कसडोल, कवर्धा के पंडरिया और मुंगेली जिले में। मतलब कुल मिलाकर के रायपुर और दुर्ग जिला बोल रहा है, बिलासपुर का मुंगेली को छुआ हुआ है। क्लियर हो गई इतनी बातें। नाम को ध्यान से, नाम जिला मत रटने बैठना, इसको मैप में ध्यान में बैठाना कि हाँ ये नॉर्मली आपका दुर्ग संभाग, नॉर्मली रायपुर संभाग, बिलासपुर का एक ठोका नाम ले रहा है। समझ आ गया बात ना, पढ़ते साथ इतना महसूस हो जाना चाहिए, ठीक। चलो देखो बताओ, दुर्ग जिले में कौन कौन सा जिला है आपको बताओ, इसमें से कबीरधाम है कि नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इसमें से और कौन सा जिला है बताओ, अगला दुर्ग है, और कौन है, बेमेतरा है, और कौन है, बालोद है। तो दुर्ग के चार्ट है कि और कुछ है, चार्ट हुई है और कुछ नहीं है। अब बताओ रायपुर में कौन कौन है, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदा बाजार। क्लियर, बलौदा बाजार कौन सा क्षेत्र, कसडोल वाला क्षेत्र। अगला कहाँ भैया, कवर्धा का पंडरी तो हो गया, और अगला मुंगेली। तो दिख गया आप लोगों का नाम ना। चलो तो दुर्ग संभाग में किनको किनको छोड़ रहे हैं हम लोग, तो खैरागढ़ छुईखदान को छोड़ दिए, है ना, मोहला मानपुरम गाड़ छोड़ दिए, राजनांदगांव छोड़ दिए, उसके अलावा बाकी सबको ले लिए। अब फिर दुर्ग संभाग के रायपुर में किसको इसको छोड़ दिए हैं, महासमुंद को बस छोड़ दिए हैं, बाकी सबको ले लिए हैं। तो बस इतना याद रखना है, जो नहीं उसको हटा दो, बाकी सबको ले लो। क्लियर हो गई बात है ना, हाँ। और लास्ट में हम बिलासपुर किसको लिए, बस हम लोग मुंगेली को। अब दिमाग में रहेगा। चलो ऐसे पढ़ना, एक एक जिला मत बैठना कि सर इतना सारा जिला कैसे याद रखेंगे। समझ में आ रहा है बात ना, बार बार बोलना ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। दंडकारण्य का पठार में कहाँ पे मिलता है, तो बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और दुर्ग संभाग के मोहिला क्षेत्र में। क्लियर होगी इतनी बातें। चलिए तो देखिए, दुर्ग संभाग के मोहिला से पकड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कांकेर में आ जा रहे हैं। कहाँ बोलेंगे, दुर्ग संभाग के मोहिला से, मतलब आपके मोहिला मानपुरा मागढ़ चौकी से कहाँ जाएंगे हम लोग, आपके कांकेर के भानुप्रतापपुर में, फिर उसके नीचे दंतेवाड़ा, बीजापुर और जगदलपुर सब क्षेत्र में। क्लियर होगी इतनी बातें ना। चलो तो धरवाड़ कहाँ कहाँ मिलता है, उत्तर में
मैदान में और दक्षिण में। कहाँ कहाँ पहले बोलोगे? उत्तर में, मैदान में, छत्तीस में। उत्तर को क्या बोलते हैं? पूर्वी बघेलखंड का पठार। उत्तर में कहाँ पे? पूर्वी बघेलखंड के पठार में। मध्यम कहाँ? छत्तीसगढ़ के मैदान में। और लास्ट के दक्षिण में कहाँ? दंडकारण्य के पठार में। क्या मिलेगा? धारवाड़। क्लियर होगी बातें? चलिए, तो आने वाले समय में जब बेलाडीला का लोहा खत्म होगा तो इन सभी क्षेत्रों से ही लोहा का खनन करेगा। क्लियर होगी इतनी बातें ना? चलिए, देखिए 2020 में पूछा है, 15 में पूछा है, 15 में पूछा, तो बार बार पूछते रहते हैं, सब चीज को ध्यान रखना है। अगला हो गया भाई कौन सा आपका? कडप्पा शैल समूह। कौन हो गया? कडप्पा शैल समूह। अंधा के बाद आ गया कवि वाला क आ गया। तो बताओ कडप्पा का निर्माण किससे होगा? ग्रेनाइट से होगा। ग्रेनाइट उसी का हिस्सा था, है ना? इससे पहले ग्रेनाइट का हिस्सा था। तो ग्रेनाइट चट्टानों से किसका हुआ भैया बताइए? तो ग्रेनाइट चट्टानों के अवर्धन से किसका निर्माण हुआ है? किसका निर्माण हुआ है? किसका निर्माण हुआ है? चलो, और ग्रेनाइट किस में आता है? आर्कियन। तो ग्रेनाइट आता है आर्कियन में। तो देखो आर्कियन में ग्रेनाइट था, निस्सिस्ट था। निस्सिस्ट से क्या बना था? धारवाड़। और ग्रेनाइट से क्या बन गया? कडप्पा। क्लियर हो गया बात ना? तो देखो नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के आधार पर कुड़प्पा या कडप्पा इसको नाम दे दिया गया। क्लियर हो गया? धारवाड़ का नाम किसके आधार पर है? कर्नाटक के आधार पर। और इसका नाम आंध्र प्रदेश के जिले के आधार पर। प्रतिशत विस्तार कडप्पा हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग कितने परसेंट विस्तार है? 25 से 30%। पूरा मैप में देखिए, पूरा फैला हुआ मैदानी हिस्से में है ना। कहाँ पे विस्तार रहेगा ये? मैदानी हिस्से में। कहाँ पे विस्तार रहेगा? जलीय हिस्से में। नदी याद रखना है एकदम मेजरली। कहाँ पे? जहाँ जल हो। कहाँ पर? जहाँ जल हो। आने वाले टाइम कॉन्सेप्ट पूछेगा सब जो बता रहा हूँ अभी, है ना, कहानी जैसे। फैलाव कडप्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादी शैलों पर महानदी का मैदान निर्मित है। बोल दिया ना? देखिए बोल दिया वही चीज को जो पूछा मैं, उसको अलग तरीके से पूछ लिया। देख लीजिए आने टाइम इसको उल्टा पूछेगा, जल को पूछ लेगा। अब नदी पूछ लिया है, क्या बोल रहा है? कडप्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादी शैलों पर महानदी का मैदान निर्मित है। मतलब कडप्पा शैल जब बन रहा था तो ऐसे जो फैल के पूरा ऐसे फैला, चौड़ा ऐसे नहीं फैला, आके ऐसे नहीं दबा, क्षैतिज रूप से फैला। कैसे फैला? क्षैतिज रूप से फैला, इसलिए तो पूरा महानदी का मैदान कवर किया है ना। तो पूरा क्षैतिज रूप से फैला, और क्षैतिज से जो फैला उसी पे क्या है आज आपका? महानदी का मैदान है। क्या है? महानदी का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, सब उसी पे अवसादित है। अब एक बात बताइए कि सर ये आपका क्षैतिज रूप से कैसे फैला? आप इसको बताओ। पानी के बहाव से। क्यों? पानी के बहाव से कैसे फैल गया, मगर क्षैतिज से कैसे फैला? और बताओ इसको, स्टेप और जाओ, बोलो। ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है, इसलिए भी हाँ, और वेरी गुड। और क्योंकि आप अभी पढ़े सीमांत उच्च भूमि, छत्तीसगढ़ दक्षिण से ऊंचा है, उत्तर से ऊंचा है, पूरब से ऊंचा है, पश्चिम से ऊंचा है, तो सब ओर से ऊंचा तो क्या आएगा भैया? बहकर के अंतिमतः मैदान के सब हिस्से में क्षैतिज रूप से ही फैलेगा ना। समझा गई बात है ना? रोटी बेलते हैं इधर से इधर से इधर से इधर से, तो भाई चौड़ा हो जाएगा ना रोटी हमारा। यस, इसलिए क्षैतिज रूप से फैल गया, क्योंकि चारों ओर से क्या छत्तीसगढ़ ऊंचा है। क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला हिस्सा, ये जो इतना हिस्सा जिसमें डायग्राम है, बीच का कडप्पा छोड़ दो, ये सब ऊंचा ऊंचा है, ऐसा ऐसा निकला निकला है। समझ में आ रहा है बात ना? क्या है ये निकला हुआ? ऐसा भाई पूरा पहाड़ी पर्वतीय एरिया है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए नहीं बोलते धान होता है, इसलिए बोलते हैं कि हमारी स्थलाकृति कैसी है? कटोरे के समान, चारों ओर से ऐसा ऊंचा ऊंचा हो गया, तो बीच में गड्ढा हो गया, तो इसलिए कटोरे से बन गया ना ऐसा, इसलिए बोलते हैं। और उस कटोरे में हम सबसे ज्यादा खेती किसके करते हैं? धान की, इसलिए बोलते हैं धान का कटोरा। तो प्राकृतिक स्वरूप के कारण बोलते हैं धान का कटोरा, धान की वजह से धान का कटोरा नहीं बोलते, है ना। हमारी प्राकृतिक रूप से स्थलाकृति कैसी है? कटोरे के समान। किसके समान है? कटोरे के समान। इसलिए बोले सीमांत उच्च भूमि, उत्तरी सीमांत उच्च भूमि, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, दक्षिणी सीमांत उच्च भूमि और पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। समझ आ गई बातें? यस। और इसमें सबसे ज्यादा विस्तार क्या? पूरे भारत का ऊंचाई है पश्चिम पूर्व की ओर ढलान, इसलिए देखिए इसका विस्तार उस ओर भाग रहा है, ठीक है। क्योंकि उधर से क्यों कटा हुआ है? उधर से महानदी ढल के आगे जा रही है। समझ गया बात ना? इसलिए उधर से कटते हुए बाहर चला गया नदी के साथ साथ, ठीक। इसलिए सब पता होना चाहिए वहीं से कट के बाहर क्यों जा रहा है, सब पता होना चाहिए। पूरे छत्तीस पूरे भारत का ढलान किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। इंडियन ज्योग्राफी में और अच्छे से पढ़ोगे, उसमें दिखा दिखा के पढ़ाते हैं। कैसे गुलशन? याद है ना मोनिका आप लोगों को? चलो इन लोगों को पढ़ेंगे तो इन लोगों को भी याद हो जाएगा फिर। इसमें पूरे चित्र दिखाएंगे आप लोगों को। आइए, कैसे अलग हुआ, क्या हुआ, ढलान है तो ढलान उसी उसमें क्या है, सब बता देते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं। चलो, इसमें कौन कौन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ली हो? मेरे से छोड़ के बाकी लोग, मेरे से जो नहीं पढ़े हो, मतलब मेरे से पढ़ने वाले हाथ नहीं उठाएंगे। उसके अलावा कौन कौन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिया है? और कौन कौन नहीं पढ़ा है? अरे हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं पढ़े हो इंडियन ज्योग्राफी अपने जीवन में, या यहाँ पे नहीं पढ़े हो?
बाकी लोग पढ़े हो? आप लोग चारों पढ़े हो? आप लोग हमारे क्लास में पढ़े थे ना? ठीक, तो उसमें पता है ना पश्चिम की ओर ढलान क्यों है, सब चीज़ें। हाँ तब ठीक। तो भैया जहाँ पढ़े और नहीं पता है कारण क्यों कि पश्चिम की ओर ढलान, पश्चिम और ऊंचा क्यों, पूर्व की ओर ढलान क्यों है, तो कारण खोज के पढ़िए, पढ़ाई में सुधार कीजिए। आइए चलिए फैलाव देख लेते हैं। कडप्पा सेल समूह के क्षैतिज और अवसादी सेलों पर महानदी मैदान निर्मित है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घुमा देता है क्वेश्चन। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर किसमें फैले रहेगा? क्षैतिज में। क्षैतिज होने के पीछे कारण बता दिया ना, तो कारण के साथ याद रखना था कि भूलना नहीं है। अब आओ, प्रमुख खनिज कौन कौन मिलेगा बता दिया हो तो चूना पत्थर और डोलोमाइट ही मिलेगा सबसे मेन। इसमें क्या क्या मिलता है? चूना पत्थर डोलोमाइट और क्वार्ट्ज। क्या मिलता है? चूना पत्थर डोलोमाइट क्वार्ट्ज। पानी वाली है वही तो बलुआ पत्थर भी मिल जाएगा, है ना, सैंडस्टोन, सब चीजें क्लियर हो गई बातें। चूना पत्थर और डोलोमाइट जहां भी होंगे वहां कौन सा प्लांट लगेगा? सीमेंट प्लांट लगेगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए डोलोमाइट को देख लोगे अगर सही में तो मन करेगा खा जाए करके, इतना सुंदर दिखता है एकदम व्हाइट व्हाइट संगमरमर जैसा, मगर संगमरमर नहीं रहता वो। विस्तार पे आते हैं, ठीक है। चलो छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में इसका विस्तार है। कहां पे विस्तार है इसका? कडप्पा का। हाँ, महानदी के पूरे बेसिन में, छत्तीसगढ़ बेसिन में इसका विस्तार है। और छत्तीसगढ़ बेसिन का आकार कैसा है? कैसा आकार है? कैसा आकार छत्तीसगढ़ बेसिन का? आओ बताते हैं कैसे पंखाकार है। पंखा हाँकने वाला पंखा होता था, हाँकने वाला हाथ से। देखिए ये वो हाथ से पकड़ने वाला और यहाँ से हाँकने वाला है। समझ में आ गया बात है। इसलिए छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन का, छत्तीसगढ़ के मैदान का आकार कैसा है? पंखाकार। समझ में आ गया बात। पंखा कैसे बन रहा है? ये पूरा जो बन रहा है ये पंखाकार है, ठीक है। हैंडल है और ये ऐसे घुमाने लाता था ना पहले, टिडिंग 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 टिडिंग, वही वाला। तो पंखाकार है पूरा। और ये वाला पंखा मत सोचना 3 ठो नहीं दिख रहा है बोल के डंटी लड़ाई उड़ाई कर दे रहे हो, एक दूसरे का बाल वाल खींच खाच के नोच दे रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो तो याद रखना छत्तीसगढ़ के महानदी है, छत्तीसगढ़ बेसिन का आकृति कैसा है? पंखाकार। कैसा है? पंखाकार। महानदी बेसिन मध्यवर्ती मैदान के लगभग 50% भागों में क्या फैला हुआ है? तो भाई मैदानी हिस्से में जो छत्तीसगढ़ का बेसिन है, महानदी बेसिन है, छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती मैदान, उसके लगभग कितने % हिस्से में कडप्पा फैला है? कितने % हिस्से में? 50%। तो इसका मतलब ये है कि मैदानी हिस्से में सिर्फ कडप्पा ही नहीं है, भले डायग्राम दिखा रहे हैं आपको समझने के लिए, मगर कडप्पा के अलावा और दूसरे भी मिश्रित हैं, आर्कियन वार्कियन सब, है ना। इसलिए भाई याद रखना कितने % हिस्से में कडप्पा है? 50% पे। चलो रायपुर उच्च भूमि में विस्तृत, और इसका विस्तार कहाँ पे है? तो रायपुर उच्च भूमि, तो मैदान में ही आता है रायपुर उच्च भूमि, कुछ नहीं, वो सब चीज को वही नाम बोल रहे हैं घुमा घुमा के। बस्तर जिले के पूर्वी भाग एवं बीजापुर जिले के पश्चिम भागों में विस्तार है। ये याद रखो कि कडप्पा जब बच्चे पढ़ते हैं उनको दिमाग में क्या लगता है? केवल मैदान में, केवल मैदान में नहीं, सबका विस्तार हर जगह थोड़ा बहुत रहता है। समझ आ गया बात ना। इसलिए जिसको ध्यान रखो कि कडप्पा का मुख्य रूप से विस्तार कहाँ है? मैदान में, महानदी बेसिन में, छत्तीसगढ़ के मैदान में। मगर उसके अलावा और कहाँ मिलता है? तो बस्तर जिले के पूर्वी भाग और बीजापुर जिले के पश्चिमी भाग में। और ऐसा क्यों हो रहा है कि बस्तर के पूर्व में, पश्चिम, बीजापुर के पश्चिम में क्यों हो रहा है ऐसा? इंद्रावती नदी के कारण। बोला जहां नदी वहां चट्टान। तो समझ गया बात कि कभी कुछ नया पूछ लिया आपसे तो गौर करना कि जो ऑप्शन उसमें से नदी है क्या किसी के आसपास, जहां नदी उसको टिक करके आना। अगर आंसर नहीं पता है तो समझ में आ गया बात ना। तो कॉन्सेप्ट इसलिए नदी वाला बार बार पकड़वा रहा हूँ, पकड़ के रखना। ये भी कभी लिखा नहीं था, लाइन पूछ लिया इसको इसलिए ऐड कर दिया गया है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्या है हमेशा? नदी वाला। कडप्पा कहाँ पे हो? जहाँ पानी होगा। इसलिए भाई कभी आने वाले टाइम में बोल दे सबरी वाला बोल दे तो सुकमा के दक्षिण में, तब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ना। यस। सरगुजा वाला हिस्से में बोल देगा तब तो यस। तो जहां भी आपका पानी का सोर्स अच्छा रहेगा वो सब जगह में रहेगा। क्लियर हो गई बातें। चलो और जब कडप्पा से और ज्यादा पानी मिल जाए, कडप्पा जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा पानी मिल जाए तो वही बदल जाता है किसमें? विंध्यन में। किसमें बदल जाता है? विंध्यन में। और बताओ जिसको पानी मिलेगा वो धुल धुल के और साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। तो यहाँ जो चट्टान एकदम साफ सुथरा सुंदर सुंदर मिलेगा। पढ़ोगे अभी क्या क्या मिलेगा। आओ अगला कौन आ गया आपका? कौन आ गया? अरे बचा है क्या इसमें? कहा कडप्पा कायांत्रित अवसादी सेल है जिसे पुराना संघ के नाम से जाना जाता है। कडप्पा कैसा भाई बोलेंगे तो कायांत्रित अवसादी सेल है। कैसा है? कायांत्रित अवसादी, क्योंकि रूप तो इसका बदला है ना। क्यों रूप बदल गया बताओ? क्योंकि रूप बदलने के आपको क्या चाहिए था? प्रेशर या टेम्परेचर। तो भाई जब इसका नदी वाले जगह पे है तो इतना सारा पानी इसको भरा हुआ है तो प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पानी का, इसलिए इसका कायांत्रित होगा कि नहीं? रूप होगा। इसलिए कायांत्रित होने के साथ साथ अवसादी सेल भी है। ठीक, तो अवसादी तो ही है, इसके साथ साथ क्या है? ये कायांत्रित। तो पूछे कडप्पा कैसा सेल है? तो कायांत्रित अवसादी सेल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुराना संघ के नाम से जानते। संघ क्यों? क्योंकि पुराना है। और संघ में सबसे पुराना क्यों? क्योंकि संघ मतलब साथ में मिलकर के, अवसादी और रूपांतरित दोनों का संघ मिलकर के पुराना है। क्योंकि इससे पहले प्योर था। कौन कौन पढ़ लिया अभी आपको बताइए? अंधा क,
क में आए हो। धा क्या था, प्योर रूप से अवसादी था, और ये क्या है, संयुक्त रूप से, कयांत्रित और आपके अवसादी के संयुक्त रूप से, इसलिए बोल रहे हैं पुराना का संघ है ये। क्लियर हो गई बातें? चलिए, इसलिए याद रखना कि जो शब्द पूछ रहे हैं उसका मतलब क्या है। हाँ, अगला विंध्यन सेल समूह, अगला कौन है भैया बोलिए, विंध्यन सेल समूह। निर्माण कडप्पा चट्टानों के अपर्दन से निर्मित अवसादी चट्टान है, तो हो गया बन गया अंधा से धरवार, धरवार से कडप्पा, कडप्पा से विंध्यन। तब देखो कडप्पा चट्टानों के अपर्दन से क्या बनेगा, निर्मित अवसादी चट्टान कौन है आपका, विंध्यन। विस्तार छत्तीसगढ़ में नगण्य रूप से गरियाबंद जिले में विस्तृत है। तो छत्तीसगढ़ में नगण्य है, छत्तीसगढ़ में लगभग इसका विस्तार नहीं है, क्योंकि अमरकंटक से लेकर के भाई विंध्यन पर्वत श्रेणी जो आपके पूरा फैली एमपी में, उसके आसपास से मिलता है। ठीक, तो विंध्यन पर्वत श्रेणी के आसपास मिलता है, इसलिए इसका नाम विंध्यन कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत देखने कहाँ मिलता है, तो गरियाबंद जिले में। कहाँ पर, गरियाबंद जिले में। चलिए, वेरी गुड। प्रमुख खनिज में क्या मिलेगा, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि किससे बन रहा है, कडप्पा से ही मिला। किससे बन रही है, कडप्पा से ही। विशेषता, छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला चूना पत्थर निम्न विंध्यन काल का निर्मित है। किसका निर्मित है ये, निम्न विंध्यन काल का। इसका मतलब क्यों हो रहा है निम्न विंध्यन काल का, मतलब क्या है कि चूना पत्थर का, क्योंकि जो उच्च विंध्यन काल का होता है ना चूना पत्थर, वो हाई क्वालिटी का चूना होता है। क्या होता है, हाई क्वालिटी का चूना। और छत्तीसगढ़ में तो इसका विस्तार है ही नहीं, मैंने अच्छे से डेवलप हो ही नहीं पाया है, इसलिए यहाँ कैसे मिलता है, निम्न विंध्यन काल का निर्मित मिलता है चूना। कैसे मिलता है ये, निम्न विंध्यन काल का चूना मिलता है। समझ आ गई बातें? तो एक शब्द का मतलब पता हो चाहिए, हर एक शब्द पूछता है वो एग्जामिनर, केवल आपसे शब्द जानने के लिए क्वेश्चन दे रहा है ना, इसलिए जहां से शब्द होगा उसी को पूछता है वो। इसलिए जब आप खुद से ही पढ़ो तो याद को और करना कहाँ पे क्या शब्द स्पेशल दिख रहा है। चलिए, अगला क्या आ गया भैया, अंधा कवि गोंड में हम लोग पहुंच गए, गोंड फिर दक्कन। ठीक, चलिए अगला आ गया कौन, गोंडवाना सेल समूह। तो निर्माण वनस्पति एवं जीव अवशेष एवं अवसादों के जमाव से निर्मित परतदार चट्टान से हुआ है। किससे हुआ है बोल रहा है, तो वनस्पति माने पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब के अवशेष से, इन सब के अवसाद से जम करके क्या बना है, परतदार चट्टान बना, और उसी से क्या बन गया, गोंडवाना। क्या बन गया, गोंडवाना। तो गोंडवाना में जीव के अवशेष होंगे या नहीं, होंगे ना, क्योंकि गोंडवाना बना ही किससे है, जीवों के अवशेष से ही बना है। क्लियर होगी बातें? तो जब अलग अलग सर क्षरण हो रहा था, अभी तक क्षरण हुआ बना, क्षरण हुआ बना, तो जब गोंडवाना भी क्षरणों के बन रहा था, उसी से भाई पृथ्वी में जुरासिक काल वगैरह आ गया। समझ आया बात? तो जितने डायनासोर वायनासोर लोग थे सब भाई दब गल गए, जितना पेड़ पौधा बड़े बड़े डायनासोर सब दब गल के सड़गल मर गए। समझ रहे बात ना? तो दब गल के भाई क्या बन गए, वही लास्ट में एक के ऊपर एक दब गए, दब गए, दब गए, दब गए, दब गए, दब गए, तो लेयर दर लेयर दर लेयर दर क्या बन गई ये, गोंडवाना सेल समूह। ठीक है, और इसी समय जब हमारे जो पूर्वज होंगे, जो झिंगाला लहू करते होंगे, आपके सबके पर 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 पर, पर दादा नाना वाले, ये सब भैया हमारे इसी कोयला में आज रहते हैं। ठीक है, कोयला पेट्रोलियम, इसलिए कोयला पेट्रोलियम बे मतलब वेस्ट मत करना, दादा जला रहे हो बेटा, तुम लोग याद रख लेना। ठीक है ना, बहुत श्राप पड़ेगा वेस्ट करोगे तो, इसलिए घर में बिजली बे तो वेस्ट मत करना। ठीक है, चलो, अरे सच्चाई बता रहा हूँ, हल्के मत ना। चलो, इसलिए क्या बोल रहा है, देखो जब भी जीव दबेगा तो जीव का अवशेष किससे बना है, कार्बन से बना है। इसलिए क्या बोल रहा है, कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल के मध्य इसका निर्माण हुआ है। कब निर्माण हुआ है, सुना गया बात ना, देखे सही बोलता हूँ बिना देखे हल्के मतलब बेटा। चलो, तो कब से कब बना ये, कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल। याद रहेगा, कार्बोनीफेरस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद है। जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, हम सबके शरीर में क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कार्बोनीफेरस, क्योंकि इसमें जीव के अवशेष है, इसलिए कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल के मध्य। नामकरण मैटली कांट द्वारा इसका नामकरण किया गया था। किसके द्वारा नामकरण किया गया था भैया, तो किसने गोंडवाना नामकरण दिया था, किसने दिया था, किसने दिया था, और सोना खान संस्तर का नामकरण किसने किया था, एच.एफ. स्मिथ ने, भूलना नहीं है। कब किया भैया मैटली कांड ने, 1800, उन्होंने कब किया था, 1800, हाँ चलो, और ये कब कर रहे हैं भैया, 1872 में। तो मैटली कांड ने कब नामकरण किया, तो याद रखना गोंडवाना का ड, इसका ट, तो ट ठ ड, इसका याद रखना, गोंडवाना ड वाले में पक्का कोई ट वाला ही आएगा, और नाम कौन आ जाएगा ट वाला, तो मैटली कांड, इसलिए भूल जाओगे तो ट ठ ड करके याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिशत विस्तार कितना है इसका, 17%। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसका विस्तार है, आर्कियन, कितना परसेंट, उसके बाद किसका है, कितना परसेंट, 25-30%। आर्कियन सबसे ज्यादा 50%, कडप्पा भैया 25-30%। अगला कौन दिख रहा है आपको, कितना परसेंट, गोंडवाना 17%। तो याद होना चाहिए ना ये। चलो अगला बढ़ो।
विस्तार क्षेत्र देखो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है ये, उस उत्तरी भाग में कहाँ पे, खासकर पूर्वी बघेलखंड के पठार में फैला हुआ है, सरगुजा बेसिन में और बघेलखंड के पठार में। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में और सरगुजा बेसिन फैला हुआ है मुख्य रूप से। ठीक, दक्षिणी मनेन्द्रगढ़ जिला, दक्षिणी सरगुजा जिला, कोरबा जिला उत्तरी, जो बोल रहे ध्यान सुनो, कोरबा जिला उत्तरी, रायगढ़ जिला उत्तरी के खरसिया धर्मजगढ़ क्षेत्र एवं मांड नदी घाटी में फैला हुआ है। इसमें हर एक क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन पूछता है। मतलब मांड नदी घाटी किस खनिज के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, कौन सा सेल समूह के लिए फेमस है, सुना की बातें ऐसे ही पूछता है पूरा। ठीक है, रायगढ़ का उत्तरी, कोरबा का उत्तरी किसके लिए फेमस है, किसके लिए, जोर से बोलो, कोयला। कौन सा सेल समूह, गोंडवाना। उसके अलावा भैया इधर बच गया सरगुजा मनेन्द्रगढ़ वाला हिस्सा, तो पूरा सरगुजा संभाग के हिस्से में, उसमें कहाँ तक, जसपुर छोड़ के सरगुजा तक, जसपुर नहीं घुसाना है इसको, है ना, और जसपुर के सरगुजा से नीचे आ जाएंगे तो रायगढ़ और कोरबा में। ठीक, बस यहाँ याद रखना है। हो गया धर्मजगढ़ क्षेत्र याद रखना, मांड नदी घाटी याद रखना। ठीक है, सब ये रायगढ़ का क्षेत्र, धर्मगढ़ क्षेत्र, खरसिया क्षेत्र। खनिज क्या मिलेगा इसमें, कोयला। प्रतिनिधित्व, छत्तीसगढ़ में प्राप्त गोंडवाना सेल समूह तालचेर और बराकर क्रम के प्रतिनिधित्व करती है। तो किस सेल समूह का प्रतिनिधित्व करती है ये, तालचेर और बराकर। तालचेर उड़ीसा का क्षेत्र है, वहां पे जिस क्रम का वही कोयला मिलता है उसी क्रम क्वालिटी का यहाँ भी कोयला मिलता है, ये बोलना चाह रहा है। क्लियर होगी बातें। तो तालचेर और बराकर, क्या बोल रहा है, तालचेर और बराकर, ये पूछता है। आगे बढ़ो। दृश्यांकन कहाँ कहाँ है देखे जाते हैं, तो हसदेव नदी क्षेत्र सरगुजा संभाग से आता है इसलिए। फिर केलो नदी क्षेत्र रायगढ़ में, इसलिए उसके उत्तरी क्षेत्र में जहाँ केलो नदी का उद्गम है, पटेजुआ के पहाड़ी वाले क्षेत्र से। फिर मांड नदी क्षेत्र है ना आपका, वही वहां से सरगुजा वाले से। फिर गोंडवाना समूह के बराकार श्रेणी का दृश्यांकन है, किसका श्रेणी, इन लोग वो है तो दृश्यांकन बराकार श्रेणी के, किसके, बराकार के। कौन कौन है तो हसदेव, केलो, मांड नदी। कौन कौन नदी, हसदेव, केलो, मांड नदी। कौन कौन सी नदी, कौन सी श्रेणी का दृश्यांकन है, कौन श्रेणी का। लास्ट आ गया भाई आपका दक्कन ट्रैप। लास्ट कौन आ गया, दक्कन ट्रैप। कौन आ गया, दक्कन ट्रैप। दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा के ठंडे होने से बनता है, तो किससे बनता है ये, ध्यान से पढ़ो, हाँ बोलो कैसे बनता है ये। अब आप सबके सामने क्वेश्चन होमवर्क में दे दे रहा हूँ फेंक के, हालांकि पता है बहुत कम लोग आंसर बताओगे, फिर भी दे देता हूँ फेंक के, क्या दिक्कत है, फेंकने में अच्छा लगता है मेरे को। चलो भैया, ठीक। जब छत्तीसगढ़ हमारा ऐसा है, और ये हो गया हमारा सरगुजा संभाग हो गया बोल रहे हैं, और ये कहाँ पे मिल रहा है भाई, मुख्य रूप से कहाँ मिलता है दक्कन ट्रैप, तो यहाँ पे मिलता है। पूरे छत्तीसगढ़ में बताइए, ये छत्तीसगढ़ का अगल बगल ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, वो आपका आंध्र प्रदेश ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए भैया, हाँ हट जा, तेलंगाना ले लो, महाराष्ट्र ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, यूपी ले लो, इसमें ले लो, या पूरा भारत ले लो। चलो, इसमें कहीं ज्वालामुखी नहीं है, तो फिर ज्वालामुखी से बनने वाला आया कैसे यहाँ पर, ये आपका होमवर्क है, तुम लोग को नहीं बताना है। इंडियन ज्योग्राफी तुम लोग को सब पता है, ठीक है, सुना गई बातें, इस पर रिसर्च करना है, दिमाग को ऑन रखना है। पढ़ तो लिए हम लोग फट से, है ना, कि ज्वालामुखी दरारों से बन रहे हैं, तो पूरे भारत के मुख्य भूमि तो ज्वालामुखी है ही नहीं। और तो भाई कहाँ हमारा अंडमान निकोबार में मिलता है हम लोग को, है ना, कौन सा नाम भैया, बैरन द्वीप में। क्या है ज्वालामुखी का नाम, क्या है नाम उसका, बैरन द्वीप ही है ना। तो फिर जब मुख्य भूमि में ज्वालामुखी नहीं है, तो ज्वालामुखी के दरार से कैसे बन गया ये चट्टान कहाँ से बन गया ज्वालामुखी वाला, ठीक है। चलो, इसलिए इंडियन ज्योग्राफी ऐसे पढ़ना चाहिए ताकि कारण पता हो सब चीज़ का। आओ, इसलिए क्या बोल रहे हैं आप ध्यान सुने, शब्द का मतलब समझा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में इतना ही समझाना है, बाकी जिसको बचा है इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। दरारी मतलब क्या होता है, दरार, ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा के ठंडा होने से। कहने का मतलब ध्यान से देखना, एक होता है ऐसा ज्वालामुखी, ठीक है, जब ये फटेगा तो भाई आप बड़ा भड़ाम 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 पूरा निकलेगा। क्लियर हो गई बातें। तो ये तो दरारी हो रही नहीं, तो सीधा विस्फोट हो, ज्वालामुखी विस्फोट से बन रहा है ये। दरारी का मतलब है कि भैया ये पूरा ऐसा जमीन है सर कि ये टिडिंग, और इधर भैया आपका जमीन है पूरा ये। चलो, जमीन पहले एक फिक्स थे एक साथ, क्लियर हो गई बात, एक दूसरे के साथ फिक्स थे, जुड़े हुए थे। बाद में भैया कहाँ चल गया यार, गायब हो जाता है क्या पेन लाने से, हाँ हाँ। बाद में जैसे जमीन चिपके थे, धीरे धीरे जब ये जमीनों में खसकाव चालू होता है, क्लियर हो गई बातें, जब जमीन खसकेगा ऐसे तो क्या बताया, जमीन या कॉन्टिनेंटल प्लेट किस पे तैर रहा है, ज्वालामुखी पे तैर रहा है, बताया था ना अभी।
तो जब ये खसकेगा तो अंदर का ज्वालामुखी बाहर आएगा और ऐसे फट के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि दरार आएगा, पहले हल्का सा दरार, फिर और दरार, तो जब हल्का दरार आएगा तो हल्का सा निकलेगा, फैल जाएगा, और दरार तो और निकलेगा और फैल जाएगा, और निकलेगा और फैल जाएगा। इस तरीके जैसे जमीन खसकेगा वो निकल निकल के फैलते जाएगा। क्लियर हो गई बातें? इसलिए जब फैल रहा है तो एक लेयर निकला, फैला, ठंडा हो गया, फिर दूसरा लेयर निकला, निकला, फैला, ठंडा हो गया। इसलिए ठंडा हो के क्या बनाएगा? पूरा एक सेल समूह बनाएगा। तो इस शब्द का मतलब क्या है? दरार आने के कारण, दरार से जो ज्वालामुखी निकला ज्वालामुखी दरार से, उस बेसाल्ट, उसमें बेसाल्ट पाया जाता था, बेसाल्ट युक्त लावा के ठंडा होने से बना है। शब्द का मतलब समझ गया ना बात? चलो, तब यही बताना है कि भैया कहाँ से आया ज्वालामुखी का दरार हमारे छत्तीसगढ़ में, जबकि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ में ज्वालामुखी नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलोगे कि सर आप बताओ, तो मैं आज ही बता दिया हूँ, है ना, आज ही बताया हूँ भैया, इसमें आज बताया हूँ, आपको पकड़ना पड़ेगा कहाँ बताया हूँ। चलो, निर्माण काल कब हुआ इसका? तो दक्कन ट्रैप वाले का क्रिटेशियस काल में। कब हुआ है? कितने उदास हो जाते हैं विचार लोग। चलो बताओ कब हुआ इसका निर्माण काल? कब हुआ निर्माण काल दक्कन ट्रैप का? क्रिटेशियस काल में, मेसोजोइक युग के अंत में। तो दोनों याद रखना है, मेसोजोइक युग का अंत हो रहा था, और कौन सा काल था? तो क्रिटेशियस काल। बोलो दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ? तो मेसोजोइक का अंत, मेसोजोइक युग का अंत, और क्रिटेशियस काल में। कब बोलेंगे? बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, किसका निर्माण हुआ है क्रिटेशियस काल में, मेसोजोइक युग के अंत में? दक्कन ट्रैप। विस्तार कहाँ कहाँ है? जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा। ध्यान देना, इतना पता था आपको पाठ प्रदेश के नाम से, इधर नया चालू हो रहा है। कोरबा, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर। कहाँ कहाँ? कोरबा, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर। तो कोरबा है, फिर हमारा बिलासपुर है, हमारा फिर मुंगेली है, फिर कवर्धा है। समझ में आ गया? बेल्ट पूरा समझ में आ रहा है बात ना? जसपुर, मैप देखो आप लोग, उधर मैप देखो, जसपुर दिमाग में बैठाओ, जसपुर अपने दिमाग में मैप है, दिमाग में बैठाओ, जसपुर, फिर सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली और कबीरधाम। तो पूरा बेल्ट समझ में आ गया इसका पूरा कैसे फैला है छत्तीसगढ़ में ये? यस, याद रखना। इसमें सबसे ज्यादा फेमस है जसपुर वाला और चिल्फी घाटी कबीरधाम वाला। तो दक्कन ट्रैप कहाँ कहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं? जसपुर और कबीरधाम के चिल्फी घाटी क्षेत्र में। ठीक, बाकी और कहाँ कहाँ मिलता हो तो बता ही दिए। दक्कन ट्रैप से कौन सा खनिज निकलता है? कौन सा खनिज? और बॉक्साइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। वेरी गुड, अब एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलो भैया, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पे अब हम लोग आ जाते हैं। वो टॉपिक हमारा खत्म हो गया सेल समूह वाला। ठीक, चलिए अब आपको समझ में आएगा कौन सा था पूर्वी बघेलखंड का पठार, कौन सा था क्या, कौन सा था क्या। ज्यादा टाइम तो इसको हो नहीं, चल नहीं पाएगा क्लास में, देखते हैं। चलो चलो आपको समझा देते हैं यार। आओ, कौन पूछ लेते हैं पहले, कौन कौन समझना चाहता है कहाँ से आया ज्वालामुखी का दरार? हाथ उठाओ भाई एक बार। बहुत कम लोग नहीं समझना चाह रहे हैं। मतलब कौन कौन ज्वालामुखी का दरार कहाँ से आया समझना चाहता है? आगे समझ में कहाँ से आया है बताओ। तो छत्तीसगढ़ तो सटा हुआ है, कहाँ खस गए हो? तो छत्तीसगढ़ तो ठीक ठाक है, नहीं खिसका है कोई, सब बढ़िया है वो। अब बताते हैं, चलो वही बताते हैं, फिर नया टॉपिक कल चालू कर देंगे। आइए, अब आप लोग पढ़ाते हैं हम लोग पेंजियन पेंथालासा। ठीक है, पेंजियन पेंथालासा सुने होगे, है ना, वहीं से सब कहानी आता है। दिखाएंगे आप लोगों को, चलिए कहाँ गया हम लोग, पेंजियन पेंथालासा अलग दिखाते हैं। एनिमेशन, देखो मूवी भी दिखा रहा हूँ तुम लोग, और क्या चाहिए? एकदम बताओ, स्टूडियो में फुल फैसिलिटी, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके आना कल से, ठीक है? मेरे लिए भी एक एक्स्ट्रा ले आना। कौन बोला? जी सर, फेवरेट है, फेवरेट है मेरी, यही पॉपकॉर्न खिलाएगी मेरे को बस। वेरी गुड, चीज पॉपकॉर्न। मैं जानता था ऐसे करेंगे लोग, तुम लोग का भला नहीं चाहते रे, ऐसी करते हैं। आओ देखो, ध्यान देखना है। पहले पूरे जितने जमीन थे ना पूरी पृथ्वी पे, सब एक साथ सटे हुए थे।
धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है, पूरा पूरा महाद्वीप में ड्रिफ्ट हो रहा है। देखिए अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, इससे अलग हुआ, अफ्रीका से अलग हुआ। अब ध्यान से यहीं पे रखो, इसको रोक दो। जब ये अफ्रीका सटा था और जब अलग होना चालू तो सटा था, अलग होना चालू हुआ तो दरार हुआ, दरार से आया ज्वालामुखी बाहर, वही ज्वालामुखी इसको फैलते गया फैलते गया फैलते गया। तो पूरा प्रायद्वीपीय जो भारत है ना, वो बना किससे है? ज्वालामुखी के विस्तार से ही बना है। और छत्तीसगढ़ किस में आता है? प्रायद्वीपीय भारत में। तो छत्तीसगढ़ का पूरा निर्माण किससे हुआ है? उसी से ही हुआ है। तो उतने समय पहले की बात है ये, ठीक है। चलो अब देखो कैसे भारत बनेगा। यहाँ से अफ्रीका से अलग हुए भारत, और ये देखिए उत्तर की ओर खसकने लगे, उत्तर पूर्व की ओर खसका। ये हमारा देखिए यूरेशिया, ये जा रहा है भारत, गया गया टकराया और ऊपर हिमालय का निर्माण किया और ये बन गया हमारा भारत वर्तमान का। देखिए और अभी भी भारत उत्तर की ओर धंसता ही जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? चलो ये लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले की ये बातें हैं। चलिए चलते हैं फिर भैया, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, और कौन कौन ले लिया है वाला पुस्तक? ले लियो ना पुस्तक। तो भाई बाकी लोग जो नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना, रटने में याद करने में ध्यान लगाओ। ये पुस्तक में हाइलाइटर चला लेना, ठीक है। इसी पुस्तक का कंटेंट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। 2024 के साथ अपडेट करके बनाया गया, पूरा जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। इसको रिवीजन करने के लिए रख लेना, उसमें हाइलाइटर चलाना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।